अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.6 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि डेफिनेट इंटेग्रल से मुतल्लिक है। आमतौर पर डेफिनेट इंटेग्रल को इस तरह से लिखा जाता है कि हम ये एक इंटेग्रल लिखेंगे a टू b f ऑफ x dx। यहाँ ये a और b कोई से दो रियल नंबर होंगे। a को लोअर लिमिट, b को अपर लिमिट कहेंगे और इस मुकम्मल इंटेग्रल को सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे कि दैट इज़ द डेफिनेट इंटेग्रल ऑफ फंक्शन f ऑफ x। अच्छा, इसकी ज्योमेट्री जो है कि ये ज्योमेट्रिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इससे क्या मुराद है, वो हम एक्सरसाइज 6.7 में देखेंगे। लेकिन अभी इससे रिलेटेड चंद एक कंसेप्ट हैं जिनको हमें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले देखना है। उनमें पहला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटेग्रल कैलकुलस। इस थ्योरम को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो, स्मॉल एफ ऑफ एक्स, विच इज़ कंटिन्यूस ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस होने का मतलब यह है कि उस इंटरवल के हर पॉइंट पर फंक्शन एफ कंटिन्यूस है और उसके साथ साथ डी ओवर डी एक्स ऑफ एनी कैपिटल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स। ये दो डिफरेंट फंक्शन है, एक स्मॉल एफ है, एक कैपिटल एफ है। कैपिटल एफ का डेरिवेटिव लेने से अगर स्मॉल एफ मिल जाता है तो उस सूरत में अगर हम इस स्मॉल एफ का इंटेग्रल लें एफ ऑफ एक्स डी एक्स और इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी लें तो ये इक्वल होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। यानी बेसिकली ये जो इंटेग्रल है डेफिनेट इंटेग्रल, इसको इवेलुएट करने का एक तरीका है ये। इसमें हमें बताते हैं कि आप पहले ऐसा करें कि वो वाला फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स ढूंढें जिसका डेरिवेटिव ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स है। तो इस स्मॉल एफ ऑफ एक्स का जो इंटेग्रल होगा ये इक्वल होगा कैपिटल एफ एट अपर वैल्यू यानी अपर लिमिट b माइनस कैपिटल एफ एट लोअर वैल्यू a। इन शॉर्ट मैं आपको इसका सादा सा तरीका बताता हूँ कि ये तो जस्ट एक थ्योरम की स्टेटमेंट है, लेकिन इसको हमने अप्लाई कैसे करना है। आपके पास कोई भी एक इंटेग्रल गिवन होगा, डेफिनेट इंटेग्रल, यानी उसकी लिमिट्स भी होंगी। आप इग्नोर करें कि लिमिट्स उसकी हैं। जैसे हम अब तक पहले पिछली 5 एक्सरसाइजेज में उसको सॉल्व करते रहे, आप वैसे ही उसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आए कांस्टेंट के बगैर जो भी आंसर आए उसमें आप पहले अपर लिमिट पुट कर दें, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट कर दें, तो वो आपके पास उसका डेफिनेट इंटेग्रल होगा। एक्सरसाइज में देखते हैं इससे रिलेटेड। अच्छा, अभी हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसकी। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि बाज़ औक़ात ये जो इंटेग्रल है ये सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। उसमें नंबर 1 देखिए कि अगर आप एक इंटेग्रल इवेलुएट कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स, आपके पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम हैं, तो ये इंटेग्रल ज़ीरो के इक्वल होगा। यानी बस आपने सिर्फ आपने उसको इवेलुएट नहीं करना, जस्ट ये देखना है कि क्या लोअर और अपर लिमिट सेम है। अगर तो सेम है तो आप उसको लिख दें कि दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि यहाँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटेग्रल कैलकुलस में आप देखें कि अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे ए और ए, तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए ज़ीरो के इक्वल होगा। ओके, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि आपके पास एक इंटेग्रल है ए टू बी ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये इक्वल होगा इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ वाई डी वाई। यानी उसमें ये जो वेरिएबल है एक्स या वाई, इसके चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स ले रहे हैं या इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ वाई ले रहे हैं या इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ टी ले रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यानी ये जो वेरिएबल है इसको डमी वेरिएबल बोला जाता है। ओके, नंबर 3 हमारे पास एक और इसकी बढ़िया प्रॉपर्टी है कि आपके पास एक लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है और आपने इवेलुएट करना है इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप इसकी लिमिट्स को बदल दें तो ज़रा आसान हो जाता है। इंटेग्रल फ्रॉम b टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लेकिन उस सूरत में ये दोनों एक दूसरे का नेगेटिव हो जाते हैं। यानी लिमिट्स लोअर को अपर, अपर को लिमिट बना देने से जो नया इंटेग्रल मिलता है वो पहले वाले का नेगेटिव होता है। ओके, नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी है कि अगर आप ऐसा करें कि इंटेग्रल ही आप इवेलुएट करना चाहते हैं ए से बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये सेम होता है इंटेग्रल फ्रॉम ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड प्लस इंटेग्रल फ्रॉम सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको ज्योमेट्रिकली मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा जब हम एक्सरसाइज 6.7 करेंगे। वैसे तो इसमें इन तमाम प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ भी किए गए हैं, लेकिन मैं उनको यहाँ इस वीडियो में प्रूव नहीं करने वाला। अच्छा, यहाँ ये जो C है इस पर ये कंडीशन है कि A इज़ लेस देन C इज़ लेस देन B। यानी आप एक्चुअली फॉर एग्जांपल रियल लाइन पर हम इनको बना देते हैं। यहाँ पर A है,
यहाँ पर b है और इनके दरमियान यहाँ पर कहीं c मौजूद है। आप टोटल फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं a से b तक, लेकिन आप उसको ब्रेक कर सकते हैं c पर भी, यानी पहले आप इंटेग्रल इवेलुएट कर लें a से c तक और फिर आप इवेलुएट करें c से b तक, तो ये सेम होते हैं, उनका सम जो है वो टोटल इंटेग्रल के इक्वल होता है। ओके, तो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर हमारे पास हमने इवेलुएट करना है इंटेग्रल फ्रॉम आप कह लें -a टू a, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट एक दूसरे का नेगेटिव हैं और आपके पास फंक्शन है f ऑफ x dx, तो बाज़ औक़ात आपको ये इंटेग्रल इवेलुएट करने की ज़रूरत ही नहीं होती, ये ज़ीरो के इक्वल होता है। लेकिन कब? उसके लिए ये कंडीशन ज़रूरी है कि f जो है वो एक ऑड फंक्शन हो। ऑड फंक्शन का मतलब है कि f ऑफ -x इक्वल हो -f ऑफ x। यानी हम एक्सरसाइज में भी इस तरह के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि अगर आपके पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट एक दूसरे का नेगेटिव है और जिस फंक्शन को आप इवेलुएट कर रहे हैं, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, अगर वो फंक्शन ऑड है तो बगैर इवेलुएट किए, बगैर उस पर कोई आप प्रोसेस किए, आप लिख दें कि दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन साथ ही ये कंडीशन ज़रूरी है कि f ऑफ -x इक्वल हो -f ऑफ x, और यही इंटेग्रल इक्वल होता है 2 टाइम्स इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू a f ऑफ x dx। कब? जब आपके पास फंक्शन f जो है वो इवन फंक्शन हो, यानी f ऑफ -x अगर इक्वल हो f ऑफ x के, तो फिर इंटेग्रल फ्रॉम -a टू a इक्वल होगा 2 टाइम इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू a f ऑफ x dx। तो ये वो चंद एक प्रॉपर्टीज़ थी जो इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रही हैं। तो चलते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटेग्रल्स। अब हमने जस्ट इनको सॉल्व करना है। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटेग्रल कैलकुलस में, उसमें क्या था कि आपने इसको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करने के लिए हमने पहले तो इसको इंटीग्रेट करना है। चले मैं ऐसा करता हूँ कि पहले वालों की तरह इसको भी मैं लेट कर लेता हूँ कि ये इंटेग्रल आई है। सो इंटेग्रल आई इक्वल होगा, अब इसकी हमने इवेल्युएशन करनी है, 4x क्यूब है। 4x क्यूब को अगर आप इंटीग्रेट करें, या चले मैं इसको एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, यूँ लिख सकते हैं इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू 2 4 टाइम x क्यूब एंड dx। सिमिलरली +3 एंड इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू 2 x स्क्वायर dx एंड +5 टाइम इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू 2 एंड dx। तो ये बन जाएगा 4 टाइम x पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, लेकिन इसके साथ लिमिट्स भी हैं, तो लिमिट्स को हम इस तरह से लिखेंगे फ्रॉम 0 टू 2। इसी तरह +3 इंटू एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा x क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और इसकी लिमिट्स हैं लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 एंड +5 इंटेग्रल ऑफ dx जो कि x के इक्वल है, और लोअर लिमिट 0 है अपर लिमिट 2 है। तो यहाँ हम ये जो कांस्टेंट है इसको तो बाहर निकाल कर लिख सकते हैं 4/4, और ये जाएगा x पावर 4 इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू 2 +3/3, और यहाँ पर है x क्यूब और इसकी लिमिट्स हैं 0 से 2 तक, एंड +5 x की लिमिट्स हैं 0 से 2 तक। ओके, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अब हम यहाँ पर लिमिट्स पुट करने वाले हैं। लिमिट्स कैसे पुट करेंगे? पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट क्या है? 2 है, तो ये बन जाएगा 2/4 एंड माइनस लोअर लिमिट 0, सो 0/4। ओके, प्लस नेक्स्ट में आ जाएं, x पावर 3 में पहले हम 2 पुट करने वाले हैं, तो ये बन जाएगा 2 क्यूब एंड माइनस लोअर लिमिट यानी 0 क्यूब। ओके, एंड +5 एज इट इज़ रहेगा, और उसके इनसाइड पहले इसमें 2 पुट करेंगे x को, सो 2 माइनस x को जब 0 पुट किया तो ये 0 बन गया। अब जस्ट हमने इसको इवैल्यूएट कर लेना है। 2/4 जो है 16 होता है, माइनस 0/4 जो कि 0 है, 2/3 जो है वो इक्वल होता है 8 माइनस 0/3 जो कि 0 है, +5 2 ज़ा 10, तो ये बन गया 16 + 8 + 10। 16 + 8 24 + 1 जो कि 34 के इक्वल है। तो ये हमें इसका आंसर मिल गया। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, इसमें हमें इवैल्यूएट करना है इंटेग्रल फ्रॉम -1 टू 2 x स्क्वायर + 1 होल स्क्वायर एंड dx। तो इसको इवैल्यूएट करते हैं। पहले तो हम इसको लिखेंगे इंटेग्रल फ्रॉम -1 टू 2 स्क्वायर ओपन करते हैं, ये बन जाएगा x पावर 4 + 2x स्क्वायर + 1 एंड dx। तो अब मैं इसको इकट्ठा ही इंटीग्रेट करने वाला हूँ। x पावर 4 का इंटेग्रल बनता है x पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 +2, x पावर 2 का इंटेग्रल होता है x क्यूब डिवाइडेड बाय 3
एंड प्लस 1 कांस्टेंट है तो उसका इंटेग्रल x होगा। और इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हैं, -1 से 2 तक हैं। तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, यानी हर x को 2 पुट करेंगे। ये बन जाएगा 2 पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2/3 इंटू 2 पावर 3 और प्लस 2। ओके, अब माइनस करेंगे और लोअर लिमिट पुट कर देंगे। लोअर लिमिट हमारे पास क्या है, -1 है, तो ये बन जाएगा -1 पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2/3 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस x को -1 पुट कर दिया। ओके, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 2 पावर 5 जो है वो होता है 32 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2/3 एंड 2 पावर 3 जो कि 8 है प्लस 2 माइनस, और इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। -1 पावर 5 जो कि -1 है डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2/3 एंड -1, तो ये बन जाएगा -2/3 -2/3 एंड -1। सो इसको ओपन करेंगे, ये बन जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 प्लस 1/5 प्लस 2/3 एंड प्लस 1। ओके, सो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका होगा 15, या अभी ये इनको अलग कर लेते हैं और इनको अलग कर लेते हैं। 32/5 प्लस 1/5 ये बन जाता है 33/5 प्लस 16/3 प्लस 2/3 जो कि बनता है 8/3 एंड प्लस 2 प्लस 1 जो कि 3 है, सॉरी 18/3, 3 6 आर 18, तो ये बन गया 33/5 प्लस 9। इसका अब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 5 होगा। 33 प्लस 9 5 आर 45, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 78 डिवाइडेड बाय 5। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 देखिए। इसमें हमें इवेलुएट करना है इंटेग्रल फ्रॉम 1 to 2 थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थीटा एंड होल क्यूब डी थीटा। तो इसको इवेलुएट करने के लिए पहले तो हम इसका इंटेग्रल इवेलुएट करेंगे। इंटेग्रल फ्रॉम 1 to 2 a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो थीटा का पहले पावर 1/2 है तो ये बन जाएगा थीटा पावर 3/2 प्लस 3ab स्क्वायर, सो थीटा एंड स्क्वायर रूट ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर एंड बीटा, तो स्क्वायर रूट ऑफ थीटा सेम होगा और साथ में डी थीटा। जस्ट यहाँ हमने फार्मूला यूज़ किया है a प्लस बी होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। ओके, तो ये बन गया इंटेग्रल फ्रॉम 1 to 2 थीटा क्यूब प्लस थीटा पावर 3/2। इस थीटा स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये बन गया प्लस 3 थीटा स्क्वायर एंड प्लस 3 थीटा पावर 2.5, तो 2 प्लस 1/2 करेंगे तो ये 5/2 बन जाएगा और साथ में है डी थीटा भी। सो अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है, तो जस्ट थीटा है तो इसकी पावर रूल हम अप्लाई करेंगे। ये थीटा पावर 3 का इंटेग्रल बन जाएगा थीटा पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। थीटा पावर 3/2 का इंटेग्रल होगा थीटा पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2। पावर में 1 ऐड किया ना, 3/2 में 1 ऐड किया तो 5/2 बन गया प्लस 3 थीटा पावर 2 पहले, अब ये बन जाएगा थीटा पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस 3 थीटा पावर 5/2 ऑलरेडी मौजूद है, प्लस 1 करेंगे तो ये बन जाएगा 7/2 एंड होल डिवाइडेड बाय 7/2। ओके, और इसकी साथ में लिमिट्स भी मौजूद हैं, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। सो इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर हम इसकी लिमिट्स पुट करते हैं। ये बन जाएगा थीटा, या यहीं पर हम 2 को पहले पुट कर देते हैं। जब 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस ये जो 5/2 डिवाइड हो रहा है बेसिकली 2/5 मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ है 2 पावर 5/2 प्लस 3 से 3 कैंसिल, 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 पावर 3 एंड प्लस 3 एंड 7/2 है तो ये 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 6/7 और 2 की पावर 7/2। ये तो थी अपर लिमिट माइनस। अब हम लोअर लिमिट इसमें पुट करेंगे और लोअर लिमिट 1 है, तो जब हर थीटा को हम 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/4 प्लस 2/5 प्लस 1 एंड प्लस 6/7। क्योंकि हर थीटा को हम 1 पुट कर रहे हैं तो थीटा पावर एनीथिंग विल बी 1, यानी 1 पावर समथिंग विल बी 1।
ओके, तो 2 पावर 4 जो कि है 16 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2/5। इस 2 पावर 5/2 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 एंड 2 पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 पावर 3 जो कि 8 है प्लस 6/7। अब ये जो 7/2 है 7/2 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1/2। तो 2 पावर 3 अलग हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 2 अलग हो जाएगा, क्योंकि पावर 1/2 है ना तो उसको हमने स्क्वायर रूट लिख दिया। माइनस ये एज इट इज़ हो जाएंगे -1/4 -2/5 -1 एंड -6/7। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये बन गया 16/4 जो कि है 4, सो 4 प्लस 2 पावर 2 जो कि 4 है, 4 2 ज़ार 8, सो 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 8 2 पावर 3 जो कि 8 है, सो 8 6 ज़ार 48, सो 48 डिवाइडेड बाय 7 और इसके साथ स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी मौजूद है। और नेक्स्ट है -1/4 -2/5 -1 एंड -6/7। ओके, तो हमें इसको फर्दर सॉल्व करना है। इसका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा, 5 4 ज़ार 20 7 ज़ार 140 इसका एलसीएम होगा। या उससे पहले हम ऐसा करते हैं, ये 7 वाले अलग कर लेते हैं, 5 वाले अलग कर लेते हैं और इनको सॉल्व कर लेते हैं। हम इसे लिख सकते हैं 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 5 एंड -2/5 है तो ये जस्ट -2 हो जाएगा। ओके, इसी तरह 7 वाले देखें तो ये बन जाएगा +48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 -6 डिवाइडेड बाय 7। तो हमने अब तक ये 4 टर्म्स जो हैं इनको टैकल कर लिया, 1 2 3 और ये 4। अच्छा, अब रह गई 1/4 वाली टर्म, तो हम इसे एज इट इज़ लिख देते हैं -1/4 और जो कॉन्स्टेंट्स हैं जस्ट जिनके नीचे 1 है उनको अलग कर लेते हैं। 4 + 8 12 12 -1 जो कि 11 है। अब हम यहाँ पर इसका एलसीएम लेते हैं। 5 7 ज़ार 35 या 5 4 ज़ार 20 7 ज़ार 140, इसका एलसीएम होगा 140। तो यहाँ एलसीएम होगा 140। 5 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 140 बन जाए, 28 से, क्योंकि 140 को जब हम डिवाइड करते हैं 5 से तो 5 2 ज़ार 10 एंड 5 8 ज़ार 40। तो 28 से हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं इसको। 28 × 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2 -2। ओके, प्लस 7 को किस से मल्टीप्लाई करवाएं कि 140 बन जाए, तो वो 20 है। सो 20 × 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 -6 होगा। -1/4 है तो 4 को किस से मल्टीप्लाई करवाएं कि 140 बन जाए, तो वो है 35। सो 35 × 1 एंड प्लस 140 × 11 हो जाएगा। तो इसमें जहाँ एक तरफ इंटीग्रेशन आप सीख रहे हैं वहीं साथ साथ बस आपको थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए। सो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 28 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये बन जाता है 224। सो 224 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 -28 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 56 प्लस 20 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 48 से तो ये 960 बन जाएगा। सो 960 स्क्वायर रूट ऑफ 2 -20 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 120 -35 एंड प्लस 140 को 11 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये बन जाता है 1540 एंड होल डिवाइडेड बाय 140। इसमें फर्दर जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाली टर्म्स हैं इनको सेपरेट कर लेते हैं। 224 और इसमें ऐड होगा 960 तो ये बन जाएगा 1184 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और बाकी जो तमाम टर्म्स हैं उनको अलग कर लेते हैं, यानी ये -56 -120 -35 और प्लस 1540। तो मैं इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ करूँगा। तो आंसर क्या आने वाला है, 1540 में से मैं माइनस कर देता हूँ 56 को भी, फिर माइनस कर लेता हूँ 120 को भी और फिर माइनस करता हूँ 35 को भी। तो हमें आंसर मिलता है +1329। सो +1329 एंड डिवाइडेड बाय 140।
नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 देखिए, इसमें भी जस्ट इंटेग्रल ही है, तो पहले इस इंटेग्रल को इवेलुएट करते हैं। हम इसे लिखेंगे इंटेग्रल फ्रॉम 1 to 3। पहले इसको सॉल्व करने वाले हैं, सिंप्लीफाई करने वाले हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर जो कि है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड बी एंड डी वाई। जब स्क्वायर लिया 1/√ऑफ y का, तो वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो चुका है, इसलिए जस्ट 1/y लिखा है। सो ये बन गया इंटेग्रल फ्रॉम 1 to 3 y स्क्वायर प्लस 1/y एंड प्लस 2y पावर 1/2 एंड डी वाई। ओके, क्योंकि नीचे स्क्वायर रूट है, ऊपर पावर 1 है, तो पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। अब हम इसको इवेलुएट करें तो y स्क्वायर का इंटेग्रल होता है y³ 1/y का इंटेग्रल होता है नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस 2 और y पावर 1/2 का इंटेग्रल होगा, y की एक पावर बढ़ जाएगी यानी y पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाय 3/2। और वैल्यूज़ लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हैं, 1 से 3 तक हैं। तो पहले हम इसमें 3 पुट कर दें तो ये बन जाएगा 3/3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 3 प्लस, तो ये 2 के साथ 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ऑलरेडी 4/3 है, और साथ में है 3/3/2 माइनस करेंगे और हर y को 1 पुट करेंगे। जब y को 1 पुट करेंगे तो ये 1/3 बन जाएगा प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 4/3 इंटू 1/3/2 जो कि 1 ही है। सो इसको सिंप्लीफाई करें तो 3/3 जो है 27/3 9 बन जाएगा प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 3 प्लस 4/3, और ये जो 3/3/2 है इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1/3 प्लस या माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो कि 0 के इक्वल होता है और माइनस 4/3। इस 3 से भी ये 3 कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया 9 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 3 प्लस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1/3 और माइनस 4/3, तो ये होते हैं माइनस 5/3। तो इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम होगा 3 9s are 27 प्लस 3 टाइम नेचुरल लॉग ऑफ 3 एंड प्लस 3 4s are 12 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड माइनस 5 एज इट इज़ रहेगा। तो इनको भी फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 27 माइनस 5 जो कि है 22 प्लस 3 नेचुरल लॉग ऑफ 3 प्लस 12 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड होल डिवाइडेड बाय 3। या फिर जैसे बुक में आंसर दिया गया वो कुछ यूँ है कि 22 डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज़, 3 नेचुरल लॉग ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये जस्ट नेचुरल लॉग ऑफ 3 होगा, और प्लस 12 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा। तो ये बुक में आंसर दिया गया जी। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखिए, इसमें हमें ये इंटेग्रल इवेलुएट करना है फ्रॉम 0 to 4 dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स। अब ये जो इंटेग्रल है ये इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होने वाला, तो इसके लिए हमें पहले इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा, उसके बाद हम इसको इवेलुएट करेंगे। तो ये 0 to 4 dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स तो ऑलरेडी मौजूद है। हम ऐसा करते हैं कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं। ओके, तो ये बन जाएगा इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 4 2 प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी करेंगे तो ये a स्क्वायर बन जाएगा यानी 2 प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई होंगे तो ये जस्ट x होगा। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ और साथ में dx भी है, ये माइनस एक्स प्लस एक्स से भी कैंसिल हुआ, 1/2 आउटसाइड चला गया और यहाँ रह गया इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 4 2 प्लस एक्स पावर 1/2 माइनस एक्स पावर 1/2 एंड dx। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, 1/2 यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा, 2 प्लस एक्स पावर 1/2 का जब इंटेग्रल लेंगे तो ये पावर एक इंक्रीज हो जाएगी यानी 2 प्लस एक्स की पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाय 3/2। इसी तरह माइनस एक्स पावर 1/2 है तो ये बन जाएगा एक्स पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 और इसकी लिमिट्स होंगी 0 से 4 तक। अच्छा, ऐसा करते हैं ये जो नीचे 3/2 दोनों में मौजूद है इसको हम बाहर कॉमन ले लें,
तो ये बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2/3। वैसे तो 3/2 डिवाइड हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 करेंगे, और यहाँ पर रह जाएगा 2 + x पावर 3/2 माइनस x पावर 3/2। ऐसा करने से सिर्फ फ़ायदा ये हुआ कि लिमिट्स पुट करना ज़्यादा आसान हो जाएंगे और उसको सिंप्लीफाई करना ज़्यादा आसान होगा। 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 1/3। अपर लिमिट पुट करते हैं जो कि 4 है, तो ये बन जाएगा 2 + 4 पावर 3/2 माइनस 4 पुट करेंगे तो 4 पावर 3/2। अच्छा, ये तो है अपर लिमिट, माइनस अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 2 + 0 पावर 3/2 एंड माइनस 0 पावर 3/2। सो ये इक्वल हुआ 1/3 इंटू 2 + 4 जो कि 6 है, सो 6 पावर 3/2 हम इसे लिख सकते हैं 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6। बस इतना याद रखें कि किसी भी नंबर की पावर 3/2 से मुराद होता है वो नंबर और उसका स्क्वायर रूट। इसी तरह -4 पावर 3/2 है, तो ये बन जाएगा 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4, -2 पावर 3/2 यानी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और -0 है, तो ये बन गया 1/3 इंटू 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 होता है, सो 4 2 ज़ार 8 -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब एक काम और करते हैं, बुक के साथ इसका आंसर मिलाने के लिए हम ऊपर से 3 कॉमन भी ले लेते हैं, यानी ब्रैकेट में से। तो जब 2 कॉमन ले सकते हैं, सो 2/3 इंटू ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 -4 एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो दिस इज द आंसर जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। इसमें भी हमें ये डेफिनेट इंटेग्रल सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप देखिए इसमें फंक्शन किस तरह का इन्वॉल्व है। एक x² + 9 इसकी पावर है 3/2 और साथ में x मौजूद है। तो ये जो x² + 9 है इसका डेरिवेटिव होता है 2x। तो इसका मतलब हम यहाँ आउटसाइड 2x बना सकते हैं। हम इसे लिखेंगे इंटेग्रल फ्रॉम 1 to 4 और ये है x² + 9, इसकी पावर है 3/2 और साथ में x और dx मौजूद है। हम ऐसा करते हैं कि 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 के साथ डिवाइड भी कर देते हैं। तो अब ये बाहर वाला 1/2 एज इट इज़ रहेगा, इन साइड हम इसका फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये बन जाएगा 1/2 और चूँकि फंक्शन की पावर मौजूद है और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव भी है तो फंक्शन की पावर बढ़ जाएगी। सो x² + 9 इसकी पावर 3/2 पहले 1 ऐड करेंगे तो बन जाएगी 5/2 एंड होल डिवाइडेड बाय 5/2 और इसकी लिमिट्स हैं 1 से 4 तक। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/5 आउटसाइड लिखेंगे और इनसाइड हो जाएगा x² + 9 होल पावर 5/2 और उसकी लिमिट्स हैं 1 से 4 तक। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे जो कि 4 है, सो 1/5 इंटू 4² 16 + 9 जो कि है 25, सो 25 पावर 5/2 एंड माइनस x को 1 पुट करेंगे तो 1² + 9 यानी 10 पावर 5/2। अच्छा, ये जो 25 है इसको हम लिख सकते हैं 5², सो 1/5 इंटू 5² पावर 5/2 और -10 पावर 5/2 एज इट इज़ रहेगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल और बाकी हमें आंसर मिल रहा है कि 1/5 इंटू 5 पावर 5 एंड -10 पावर 5/2। या फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया जाए जैसा कि बुक में दिया गया है। हम इसे लिख सकते हैं 1/5 और इनसाइड जो 5 पावर 5 है इसको हम लिख सकते हैं 5 एंड 5 पावर या 5 पावर 3। ओके, इसके लिखने की वजह क्या है अभी आप समझ जाएंगे। माइनस ये जो 10 पावर 5/2 इसको हम लिख सकते हैं 10² एंड स्क्वायर रूट ऑफ 10। ओके, क्योंकि 10 पावर 5/2 है तो इसको हम लिखेंगे 10 पावर 2 + 1/2 यानी 10 पावर 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 10। ओके, तो 5 को अलग अलग डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 5 एंड 5 पावर 3 जो कि 125 है, माइनस 10 पावर 2 जो है ये 100 होता है, सो 100/5 जो कि 20 है, सो 20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10। यहाँ से अगर हम 5 को कॉमन ले लें तो इनसाइड क्या बच जाएगा 125 -4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 10।
तो अब ये हमें वो रिक्वायर्ड आंसर मिल गया जो बुक के लास्ट पर दिया गया। पार्ट नंबर 2 देखिए, इसमें हमें सॉल्व करना है इंटेग्रल फ्रॉम 2 to 5 ऑफ x dx डिवाइडेड बाय 7x स्क्वायर प्लस 2। अब ये नीचे जो फंक्शन दिया गया 7x स्क्वायर प्लस 2, इसका डेरिवेटिव होता है 14x। तो क्यों ना हम 14 से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो 2 to 5 x dx डिवाइडेड बाय 7x स्क्वायर प्लस 2, ये तो ऑलरेडी मौजूद है। हम ऐसा कर रहे हैं कि 14 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 14 से डिवाइड भी कर रहे हैं। तो अब ये इक्वल होगा 1/14, और इनसाइड चूँकि फंक्शन नीचे है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन बन रहा है, यानी नेचुरल लॉग ऑफ 7x स्क्वायर प्लस 2, और इसकी लिमिट्स हैं 2 से 5 तक। सो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, सो 1/14 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 5 जब पुट करेंगे तो 5 स्क्वायर 25, सो ये बन जाएगा 7 इंटू 25 प्लस 2, और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ हर x को 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 7 इंटू 4 प्लस 2। सो ये इक्वल होगा 1/14, एंड नेचुरल लॉग ऑफ 7 और 25 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बन जाता है 175। 175 प्लस 2 ये बन जाएगा 177, एंड माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 7 4 ज़ार 28, 28 प्लस 2 जो कि 30 है। तो अब यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसे लिख सकते हैं 1/14 नेचुरल लॉग ऑफ 117 डिवाइडेड बाय 30। अच्छा, ये फर्दर कैंसिल हो सकते हैं। 3 10 ज़ार 30 एंड 3 5 ज़ार 15, 3 आई थिंक ये बन जाएगा 3 5 ज़ार 15 एंड 3 9 ज़ार 27। सो हमें आंसर मिल गया 1/14 नेचुरल लॉग ऑफ 59 डिवाइडेड बाय 10। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 देखिए, इसमें हमें सॉल्व करना है इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 3 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 एंड dx। अच्छा, नीचे जो फंक्शन मौजूद है वो स्क्वायर रूट के इनसाइड है, और 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसका डेरिवेटिव होता है 4x प्लस 6, जबकि ऊपर मौजूद है 2x प्लस 3। 4x प्लस 6 ये बनाया जा सकता है अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। हम इसे लिखेंगे इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 3 2x प्लस 3 इंटू dx डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और इसकी पावर 1/2। अब चूंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर हमने बनाना है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 1/2, और इंटेग्रल के इनसाइड फ्रॉम 0 to 3 इसे हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और इसकी पावर -1/2, और साथ में है, अच्छा ये 2 इनसाइड मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो ये बन जाएगा 4x प्लस 6 एंड dx। अब ये एक फंक्शन है जिसका पावर है और उसके साथ उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है, तो इसलिए हम अकॉर्डिंग टू पावर रूल इसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसकी पावर में 1 इंक्रीज़ हो जाएगा। पहले -1/2 है, जब 1 ऐड करेंगे तो ये 1/2 बन जाएगा, एंड होल डिवाइडेड बाय 1/2, और इसकी लिमिट्स हैं 0 से 3 तक। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम पहले अपर लिमिट पुट करते हैं जो कि 3 है, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर 9 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 5, इसकी पावर 1/2, माइनस करेंगे और हर x को 0 पुट करेंगे तो ये 0 प्लस 5 बन जाएगा और इसकी पावर है 1/2। सो इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 9 ज़ार 18 प्लस 6 3 ज़ार 18 प्लस 5 और पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो 18 प्लस 18 36, 36 प्लस 5 जो कि है 41, सो 41 स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये हमें इसका आंसर मिल गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 देखिए, इंटेग्रल फ्रॉम 1 to 2x क्यूब प्लस 2x पावर -1/2 और साथ में 3x स्क्वायर प्लस 2 भी मौजूद है। ये तो बड़ा सिंपल हो गया। देखिए ये जो फंक्शन है x क्यूब प्लस 2x, इसका डेरिवेटिव यही तो होता है 3x स्क्वायर प्लस 2, तो जब फंक्शन का साथ में डेरिवेटिव भी मौजूद हो तो पावर रूल के अकॉर्डिंग फंक्शन की एक पावर बढ़ जाएगी, यानी ये बन जाएगा x क्यूब प्लस 2x, इसकी पावर पहले -1/2 है, जब उसमें 1 ऐड करेंगे तो 1/2 बन जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय 1/2, और इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हैं? 1 से 2 तक हैं।
तो ये जो 1/2 डिवाइड हो रहा है इसे हम बाहर लिख लेते हैं, जस्ट मल्टीप्लाई कर दें 2 से, और ये इनसाइड बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x इसकी पावर 1/2, और लिमिट्स हैं 1 से 2 तक। पहले अपर लिमिट पुट करें जो कि 2 है, तो ये बन जाएगा 2 इंटू हर x को 2 पुट करना है, तो 2 पावर 3 जो कि 8 है, प्लस 2 2 ज़ार 4, और इसकी पावर बन जाएगी 1/2 माइनस, अब हर x को 1 पुट करते हैं, तो 1 क्यूब 1 प्लस 2 1 ज़ार 2, और इसकी पावर भी है 1/2। सो ये बन जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 4 12, 12 का स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर रूट ऑफ 12 लिख देते हैं, एंड माइनस 1 प्लस 2 3, सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख लेते हैं। अच्छा, ये जो 12 है इसे 4 इंटू 3 भी तो लिखा जा सकता है, हम इसे लिखेंगे 2 इंटू 4 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 4 स्क्वायर रूट जो कि 2 है, सो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो ऐसा करते हैं कि 2 को इनसाइड मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब 2 इनसाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, बल्कि ये तो बड़ा सिंपल हो गया, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो ये 1 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 3 बच गया। सो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो हम इसे यूँ लिख देते हैं 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो यही हमारे पास इसका आंसर है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें हमें कहा गया कि कंप्यूट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटेग्रल्स बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़। अब आपको याद हो स्टार्ट में ही हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी थी, उनको यूज़ करते हुए हमने इन इंटेग्रल्स को सॉल्व करना है। ओके, तो उसमें ये जो फर्स्ट इंटेग्रल है इसमें हमें सॉल्व करना है इंटेग्रल फ्रॉम 2 to 2 x पावर 4 प्लस 2x प्लस 3। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि इंटेग्रल फ्रॉम a to a f of x dx दैट इज़ इक्वल टू 0। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करें तो आप देखें कि इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम हैं, तो चूँकि ये सेम है तो इस वजह से हम लिख सकते हैं कि दिस इज़ इक्वल टू 0, और इसके साथ आप रीजनिंग लिख सकते हैं कि यही फार्मूला कि सिंस इंटेग्रल फ्रॉम a to a एनी फंक्शन f of x dx इज़ इक्वल टू 0, तो ये जस्ट इसका वन लाइनर आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, इसमें हमें सॉल्व करना है इंटेग्रल फ्रॉम -50 to 50 10x पावर 9 माइनस 8x पावर 7 प्लस 6x पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस 2x एंड dx। अच्छा, इसमें हमारे पास जो फंक्शन गिवन है हम इसको ये लेट कर लेते हैं कि लेट इन f of x दैट इज़ इक्वल टू 10x पावर 9 माइनस 8x पावर 7 प्लस 6x पावर 5 माइनस 4x क्यूब एंड प्लस 2x। ये फंक्शन सपोज करने का मुझे ख्याल क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो हैं वो दोनों एक दूसरे का नेगेटिव हैं, और हमारे पास एक रूल है कि इंटेग्रल फ्रॉम -a to a f of x dx इक्वल होता है 0 अगर ये फंक्शन f of x एक ऑड फंक्शन हो, यानी अगर f of -x इक्वल हो माइनस f of x, और ये इक्वल होता है 2 टाइम इंटेग्रल फ्रॉम 0 to a f of x dx अगर फंक्शन f जो है वो ऑड हो, f of -x इक्वल हो f of x के। तो इसलिए मैंने इसके इनसाइड जो इंटीग्रेंड है उसको एक फंक्शन सपोज कर लिया। अब हम देखना ये चाहते हैं कि क्या ये फंक्शन इवन है या ऑड है। अगर तो ये ऑड होगा फिर तो मसला ही ख़त्म, कि हम इसे लिखेंगे कि दैट इज़ आंसर विल बी 0, और अगर ये इवन होगा तो फिर हम इसे 2 टाइम इंटेग्रल फ्रॉम 0 to a लिख कर सॉल्व कर लेंगे। तो ज़रा यहाँ देखिए कि f of -x किसके इक्वल है। f of -x इक्वल होगा 10 इंटू माइनस एक्स पावर 9 माइनस 8 इंटू माइनस एक्स पावर 7 प्लस 6 इंटू माइनस एक्स पावर 5 माइनस 4 इंटू माइनस एक्स पावर 3 एंड प्लस 2 इंटू माइनस एक्स, जैसा कि हम चैप्टर नंबर 2 में भी देख चुके हैं। मैंने हर x को माइनस एक्स पुट किया है, तो ये बन जाएगा 10 माइनस एक्स पावर 9 विल बी माइनस एक्स पावर 9, सिमिलरली माइनस 8 माइनस एक्स पावर 7 विल बी माइनस एक्स पावर 7, सिमिलरली प्लस 6 इंटू माइनस एक्स पावर 5 माइनस 4 इंटू माइनस एक्स क्यूब एंड माइनस 2x बन जाएगा। तो ये बन गया माइनस 10 एक्स पावर 9 प्लस 8 एक्स पावर 7 माइनस 6 एक्स पावर 5 प्लस 4 एक्स पावर 3 एंड माइनस 2x। हम इन तमाम में से अगर नेगेटिव को कॉमन लें, अच्छा पहले ये देखिए कि क्या ये फंक्शन f of x है, तो नहीं है।
हम इसमें से नेगेटिव कॉमन लें तो ये बन जाता है 10x पावर 9 प्लस 8x पावर 7, सॉरी नेगेटिव क्योंकि हम कॉमन ले चुके हैं तो ये नेगेटिव x पावर 7 बनेगा। इसी तरह प्लस 6x पावर 5 माइनस 4x पावर 3 एंड प्लस 2x। तो अब आप देखें ब्रैकेट के इनसाइड जो फंक्शन है वो f ऑफ x है, सो ये इक्वल हुआ माइनस एफ ऑफ एक्स। यानी यहाँ पर हमने अभी तक ये देखा कि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल है माइनस एफ ऑफ एक्स। अब ये तो काम बड़ा आसान हो गया, हम तो जानते हैं कि अगर f ऑफ माइनस एक्स इक्वल हो माइनस एफ ऑफ एक्स तो इंटेग्रल जो है, इंटेग्रल फ्रॉम माइनस ए टू ए या फिर माइनस 50 टू 50 एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है ये ज़ीरो के इक्वल होता है। तो हम इसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी हमें यहाँ से ये पता चला कि सो द गिवन इंटेग्रल फ्रॉम माइनस 50 टू 50 एफ ऑफ एक्स जो कि है 10x पावर 9 माइनस 8x पावर 7 प्लस 6x पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस 2x एंड dx दैट इज इक्वल टू 0। वजह क्या है? क्योंकि जिस फंक्शन को इंटीग्रेट किया जा रहा है वो खुद एक ऑड फंक्शन है और आउटसाइड जो लोअर एंड अपर लिमिट्स हैं वो दोनों एक दूसरे का नेगेटिव है। अगर ऐसा हो तो उस सूरत में इंटेग्रल 0 के इक्वल होता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, इसमें भी हम ट्राई करते हैं कि हो सकता है अंदर वाला फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन हो तो इंटेग्रल 0 के इक्वल हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं कि ये जो फंक्शन इसमें है इसको एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन पावर 9x एंड कॉस पावर 6x। ओके, देन व्हाट इज एफ ऑफ माइनस एक्स? एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल होगा साइन पावर 9 इंटू माइनस एक्स एंड कॉस पावर 6 ऑफ माइनस एक्स। हम इसे लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस एक्स पावर 9 एंड कॉस ऑफ माइनस एक्स पावर 6। ओके, तो साइन इंटू माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स होल पावर 9। कॉस इंटू माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स पावर 6। अच्छा, ये माइनस साइन एक्स पावर 9 है, यानी माइनस की पावर 9 भी है जो कि नेगेटिव रह जाएगा, और साइन पावर 9x इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, और ये है कॉस पावर 6x। तो ये बन गया माइनस एफ ऑफ एक्स, क्योंकि साइन पावर 9x कॉस पावर 6x जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो चूंकि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल है माइनस एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटेग्रल फ्रॉम माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। हम इसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि सो इंटेग्रल फ्रॉम माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू साइन पावर 9x कॉस पावर 6x dx इज इक्वल टू 0। चूँकि फंक्शन ऑड था इस वजह से ये इंटेग्रल 0 की इक्वल आया। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, इंटेग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई सीकेंड पावर 8x tan x dx। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। हम लेट करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है सीकेंड पावर 8x एंड tan x। ओके, तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होने वाला है? एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल होगा सीकेंड पावर 8 ऑफ माइनस एक्स एंड tan ऑफ माइनस एक्स। हम इसे लिख सकते हैं सीकेंड ऑफ माइनस एक्स होल पावर 8 एंड tan ऑफ माइनस एक्स। ओके, अच्छा, सीकेंट ऑफ माइनस एक्स, ये जो सीकेंट है ये कॉज का रेसिप्रोकल है। कॉज के इनसाइड भी नेगेटिव खत्म हो जाता है तो सीकेंट के इनसाइड भी नेगेटिव खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सीकेंट एक्स पावर 8। tan इंटू माइनस एक्स इक्वल होता है माइनस tan x, तो ये बन गया माइनस सीकेंट पावर 8x एंड tan x। तो नेगेटिव के साथ फंक्शन एफ ऑफ एक्स मौजूद है, ये एफ ऑफ एक्स है सीकेंट 8x tan x। तो चूंकि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल है माइनस एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटेग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू 0। तो इसमें हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो इंटेग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स जो कि है सीकेंट पावर 8x tan x एंड dx दैट विल बी इक्वल टू 0। तो अभी तक हमने जितने भी पार्ट्स किए उन तमाम में इंटेग्रल 0 की इक्वल आया। ओके, यहाँ पर भी हमारे पास एक फंक्शन मौजूद है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो हम इसको लेट करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है साइन स्क्वायर एक्स
एंड कॉज स्क्वायर एक्स। ज़रा एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल होगा साइन स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स एंड कॉज स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स। हम इसे लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड कॉज ऑफ माइनस एक्स होल स्क्वायर। सो साइन ऑफ माइनस एक्स, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर एंड कॉज ऑफ माइनस एक्स इक्वल होता है कॉज एक्स, सो कॉज एक्स होल स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव यानी साइन स्क्वायर एक्स और कॉज एक्स का स्क्वायर यानी कॉज स्क्वायर एक्स। तो ये दोबारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स बन चुका है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल हुआ है एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि इंटेग्रल फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये ज़ीरो नहीं है बल्कि ये बन गया 2 टाइम इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। इंटेग्रल फ्रॉम माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू एफ ऑफ एक्स जो कि है साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। अब ये इक्वल होगा 2 टाइम इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू फंक्शन एज इट इज़ होगा यानी साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। तो अब हमें ये वाला इंटेग्रल इवेलुएट करना पड़ेगा। पहले तो डायरेक्ट आंसर 0 आ जाता था क्योंकि फंक्शन ऑड होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, हम पहले तो इसका स्क्वायर लिख दें। हम इसे लिख सकते हैं 2 टाइम इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू साइन एक्स कॉज एक्स एंड होल स्क्वायर और साथ में डी एक्स भी है। अच्छा, तो अब हम इसे लिख सकते हैं 2 टाइम इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू साइन एक्स कॉज एक्स होल स्क्वायर है। तो साइन एक्स कॉज एक्स किसके इक्वल होता है, हम जानते हैं कि 2 साइन एक्स कॉज एक्स इक्वल होता है साइन 2x। जबकि यहाँ जस्ट साइन एक्स कॉज एक्स है, तो साइन एक्स कॉज एक्स इक्वल होगा साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल नहीं कर देना, ऊपर 2 एंगल के साथ है और नीचे 2 मुकम्मल के साथ डिवाइड हो रहा है। तो ये साइन एक्स कॉज एक्स की जगह हम लिखने वाले हैं साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 एंड होल स्क्वायर, साथ में dx भी मौजूद है। सो ये बन जाएगा 2 इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू और साथ में है साइन स्क्वायर ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 4 एंड dx। तो ये 4 भी बाहर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू पाई ओवर 2 और यहाँ पर है साइन स्क्वायर 2x dx। ओके, अब हमारे पास एक और फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा जो कि इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब लेकिन हमारे पास साइन स्क्वायर 2x मौजूद है, तो साइन स्क्वायर 2x इक्वल होगा यानी हर थीटा को हम 2x पुट करने वाले हैं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो साइन स्क्वायर 2x की जगह हम 1 माइनस कॉस 4x ओवर 2 को पुट करते हैं, ये बन जाएगा 1/2 एंड इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू पाई ओवर 2 और यहाँ पर होगा 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2 एंड dx। ये 2 भी आउटसाइड चला जाएगा तो ये 1/4 हो जाएगा। और इंटेग्रल भी सेपरेट सेपरेट कर देते हैं। पहले इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 ऑफ 1 dx कर लेते हैं और फिर माइनस इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू पाई ओवर 2 ऑफ कॉस 4x कर लेते हैं। ओके, अच्छा, ये जो इंटेग्रल ऑफ dx है ये तो x के इक्वल होता है, 1/4 हम यहीं पर लिखेंगे और यहाँ पर ये बन जाएगा x और x की लिमिट्स हैं 0 से पाई बाई 2 तक। अब नेक्स्ट cos 4x है। cos 4x में एंगल जो है वो 4x है, तो हमें साथ में 4 चाहिए, यानी cos 4x के साथ एंगल का डेरिवेटिव भी होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि यहीं पर 4 से डिवाइड कर देते हैं और 4 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो अब जस्ट cos का इंटेग्रल हमने लेना है जो कि साइन होता है, तो ये बन जाएगा साइन 4x 1/4 आउटसाइड और साइन 4x की लिमिट्स हैं 0 से पाई ओवर 2 तक। ओके, तो इंटीग्रेशन यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। अब जस्ट हमने लिमिट्स पुट करनी है, ये बन जाएगा 1/4
इंटू अपर लिमिट पाई ओवर 2 माइनस लोअर लिमिट जो कि 0 है, -1/4 एज इट इज़ रहेगा। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं तो ये बन जाएगा साइन 4 एंड पाई ओवर 2 माइनस साइन 4 इंटू 0। ओके, सो ये इक्वल हुआ 1/4 इंटू पाई ओवर 2 माइनस 1/4 इंटू 2 2 ज़ार 4, तो ये बन गया साइन 2 पाई। साइन 2 पाई जो है वो 0 के इक्वल होता है। इसी तरह माइनस साइन 0 भी 0 के इक्वल होता है। तो ये बन गया 1/4 एंड पाई ओवर 2 माइनस 0। सो आंसर विल बी इक्वल टू पाई ओवर 8। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 देखिए। इसमें हमें सॉल्व करना है इंटेग्रल फ्रॉम -π/4 टू π/4 एंड tan स्क्वायर x dx। तो हमारी पहली ख्वाहिश तो यह है कि किसी तरह इसमें मौजूद फंक्शन जो है वो ऑड हो। हम लेट करते हैं कि फंक्शन f ऑफ x है, f ऑफ x इज इक्वल टू tan स्क्वायर x, लेकिन ये तो इवन बनने वाला है। ज़रा देखिए, हम f ऑफ -x फाइंड करते हैं। f ऑफ -x इक्वल होगा tan स्क्वायर ऑफ -x, जिसको हम लिख सकते हैं tan ऑफ -x और इस सारे का स्क्वायर। tan ऑफ -x इक्वल होता है -tan x, लेकिन चूँकि ऊपर स्क्वायर मौजूद है तो ये अगेन tan स्क्वायर x के इक्वल हो जाएगा, और tan स्क्वायर x जो है वो f ऑफ x के इक्वल है। तो चूँकि f ऑफ -x इक्वल है f ऑफ x, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटेग्रल फ्रॉम -π/4 टू पॉजिटिव π/4 f ऑफ x dx इक्वल है 2 टाइम इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू π/4 एंड f ऑफ x dx। तो इसमें फंक्शन की वैल्यू पुट करते हैं। इंटेग्रल फ्रॉम -π/4 टू π/4 tan स्क्वायर x dx इक्वल होगा 2 टाइम इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू π/4 एंड tan स्क्वायर x dx। वैसे हम पहले वाले को भी सॉल्व कर सकते थे आसानी से, लेकिन जो उन्होंने कहा है कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़, तो इस वजह से हम इसे 2 टाइम इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू π/4 करके सॉल्व करना चाह रहे हैं। ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू π/4। अब tan स्क्वायर x को सॉल्व करने के लिए इसकी आइडेंटिटी यूज़ की जाती है। हम जानते हैं 1 + tan स्क्वायर इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर, तो tan स्क्वायर इक्वल होगा सीकेंड स्क्वायर x -1 एंड dx। तो ये तो सीधा सीधा इंटेग्रल बन रहा है। इसे हम लिख सकते हैं 2 सीकेंड स्क्वायर x का इंटेग्रल होता है tan x, और 1 का इंटेग्रल होगा x, और लिमिट्स हैं 0 से π/4 तक। तो पहले हम इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। ये बन जाएगा 2, और अपर लिमिट इसमें है π/4, तो tan π/4 माइनस π/4, हर x को π/4 पुट किया है, माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं तो ये बन जाएगा tan 0 माइनस x को 0 पुट कर दिया, तो ये इक्वल हुआ 2 tan π/4 जो कि 1 है माइनस π/4 एंड माइनस tan 0 0 है और माइनस 0 है। तो इस तरह हमें आंसर मिल गया 2 × 1 माइनस π/4, या थोड़ा और सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 7। इसमें इंटेग्रल हमने सॉल्व करना है -2 से 2 तक x⁴ + 2x² एंड dx। तो इसमें भी हम लेट करते हैं कि फंक्शन f ऑफ x इक्वल है x⁴ + 2x²। तो देखना यह है कि क्या f इवन है या ऑड है। देन f ऑफ -x इक्वल है -x⁴ + 2 एंड -x का स्क्वायर। तो ये बन गया x⁴ + 2x², और ये अगेन f ऑफ x के इक्वल है। इसका मतलब फंक्शन तो इवन है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इंटेग्रल फ्रॉम -2 टू 2 f ऑफ x dx, जो कि इक्वल होगा 2 टाइम इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू 2 f ऑफ x एंड dx। सो इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। हम लिख सकते हैं कि इंटेग्रल फ्रॉम -2 टू 2 f ऑफ x किसके इक्वल है x⁴ + 2x², और साथ में dx। तो ये इक्वल होगा 2 टाइम इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू 2 x⁴ + 2x² एंड dx। तो इसको अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। हम लिख सकते हैं 2
इंटेग्रल ऑफ x पावर 4 जो कि होता है x पावर 5/5 प्लस 2 एज इट इज़, और x स्क्वायर का इंटेग्रल जो कि है x³/3, तो 3 यहाँ लिख देते हैं और लिमिट्स हैं 0 से 2 तक। सो इसमें पहले हम अपर लिमिट पुट करने वाले हैं और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। ये बन जाएगा 2 और अपर लिमिट है 2, सो 2/5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2/3 इंटू 2/3। अच्छा, ये थी अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं जो कि 0 है, सो 0/5/5 प्लस 2/3 इंटू 0/3, तो ये इक्वल हुआ 2 एंड 2/5 जो कि 16 है, आई थिंक 32 है, सॉरी। सो 32 डिवाइडेड बाय 5 एंड प्लस 2 और 2/3 8, 8 2s आर 16, सो 16/3 माइनस बाकी सारा तो 0 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 और इनसाइड इसका एलसीएम लेंगे, 5 3s आर 15, या ऐसा करें ऊपर से 16 भी कॉमन ले लें, एलसीएम लेकर फिर सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। 32 और 16 में से हम 16 कॉमन लें तो यहाँ पर रह जाता है 2/5 प्लस 1/3। ओके, सो 2 6 आर 32। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लें तो अच्छा है, 5 3s आर 15, 5 3s आर 15, सो 3 2s आर 6 प्लस 3 5s आर 15, सो 1 5s आर 5, तो ये इक्वल हुआ 32 इंटू 11/15। तो 32 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलता है, 2 3 2 3, सो 352, तो हमें आंसर मिल गया 352 डिवाइडेड बाय 15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसमें हमें गिवन है कि d/dx ऑफ x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 + x स्क्वायर पावर 3/2, देन इवेलुएट दिस इंटेग्रल। ओके, तो ज़रा यहाँ से ही देखिए, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये मौजूद है, तो जब हम इसका इंटेग्रल लेंगे तो ये मिलेगा बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से ये कह सकते हैं, चले मैं उसको प्रॉपर यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि हम ये लेट कर लेते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है कैपिटल f ऑफ x जो कि इक्वल है x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x स्क्वायर, और जो डेरिवेटिव से हासिल होता है उसे हम सपोज कर लेते हैं कि वो स्मॉल f ऑफ x है, यानी 1/1 + x स्क्वायर पावर 3/2 है। तो यहाँ हमें ये गिवन है कि d/dx ऑफ कैपिटल f ऑफ x जो कि इक्वल है स्मॉल f ऑफ x। ओके, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हमें ये बताता है कि बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि इंटेग्रल फ्रॉम a टू b स्मॉल f ऑफ x dx इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द कैपिटल f एट b माइनस वैल्यू ऑफ कैपिटल f एट a। यानी जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से दूसरा फंक्शन मिला था, तो दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करने से पहले फंक्शन मिलने वाला, यानी पहले फंक्शन की वैल्यू अपर लिमिट पर माइनस उसकी वैल्यू लोअर लिमिट पर। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 0 से 3 तक, तो मैं यहाँ a और b को 0 और 3 से बदलने वाला हूँ। तो अगर हम लोअर लिमिट 0 ले लें और अपर लिमिट 3 ले लें तो यहाँ पर भी वही चेंज आएगी कि अपर लिमिट पहले और माइनस लोअर लिमिट। ओके, ज़रा इसमें स्मॉल f कैपिटल F की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सो इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 3 स्मॉल f ऑफ x ये है 1 डिवाइडेड बाय 1 + x स्क्वायर पावर 3/2 एंड dx। अब ये इक्वल होने जा रहा है कैपिटल F की वैल्यू एट 3 पर, यानी इसकी वैल्यू 3 पर जो कि है 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 3 स्क्वायर माइनस इसी की वैल्यू 0 पर, यानी 0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 0 स्क्वायर। बस आपको पता होना चाहिए किस फंक्शन में ये वैल्यू पुट करनी है। तो ये बन गया 3 डिवाइडेड बाय 1 + 9, सो स्क्वायर रूट ऑफ 10 एंड माइनस 0 ओवर समथिंग विच इज़ 0, सो हमें आंसर मिला 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी क्वेश्चन नंबर 4 के साथ मिलता जुलता ही है।
इसमें हमें ये बताया गया कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो ये फंक्शन गिवन है। ओके, तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है पहले तो एफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1, और फिर दूसरे पार्ट में हमें अगर एफ ऑफ 1 की वैल्यू गिवन हो तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ज़रा देखिए, कैपिटल एफ का डेरिवेटिव ये है 2 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ, हम ये लेट कर लेते हैं कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल यानी स्मॉल एफ ऑफ एक्स का अगर हम इंटेग्रल लें स्क्वायर रूट ऑफ 3 से बल्कि 1 से स्क्वायर रूट ऑफ 3 तक लेते हैं। क्यों? यहाँ चूँकि एफ ऑफ 1 माइनस हो रहा है और एफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 पहले है, तो इसलिए लोअर लिमिट हम 1 लेते हैं, अपर लिमिट स्क्वायर रूट ऑफ 3 लेते हैं, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स लें तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। क्योंकि कैपिटल एफ का डेरिवेटिव स्मॉल एफ है, तो इसलिए स्मॉल एफ का इंटेग्रल जो है वो कैपिटल एफ की फॉर्म में आने वाला है। हमें तो वैल्यू इसी की चाहिए, एफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 की, तो हम इसे लिखते हैं, लेफ्ट साइड को राइट साइड पर लिख रहे हैं, राइट साइड को लेफ्ट साइड पर। सो एफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 इक्वल है 1 टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्मॉल एफ ऑफ एक्स जो कि है 2 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में डी एक्स भी मौजूद है। ये इक्वल हुआ इंटेग्रल फ्रॉम 1 टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है। 2 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1। नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो इसको अलग से डिवाइड कर देते हैं और इसको अलग से डिवाइड कर देते हैं। तो चूँकि आप इस पूरे चैप्टर में इंटीग्रेशन सीख चुके हैं तो इसलिए मैं कुछ स्टेप्स जो हैं वो डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा इंटेग्रल फ्रॉम 1 टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में है डी एक्स भी। इसको बड़ी आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। 1 का इंटेग्रल x और 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल होता है tan इनवर्स x, और इसकी लिमिट्स हैं हमारे पास 1 से स्क्वायर रूट ऑफ 3 तक। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, ओके सॉरी प्लस है यहाँ पे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करेंगे 1 माइनस tan इनवर्स 1, ओके। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ही लिख देते हैं। tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये होता है 60 डिग्री पर, यानी पाई ओवर 3 पर, माइनस 1 एंड माइनस tan इनवर्स 1 जो है वो पाई ओवर 4 पर होता है, बल्कि ये प्लस है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तब ये माइनस बन जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 अलग से, और बाकी पाई ओवर 3 और माइनस पाई ओवर 4 का एलसीएम लेते हैं जो कि 12 है, तो ये बन जाएगा 4 पाई माइनस 3 पाई। तो इस तरह हमें एफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू मिल रही है, जो कि इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 प्लस पाई ओवर 12। ओके, तो एक पार्ट इसका मुकम्मल हुआ है, अभी ये क्वेश्चन मुकम्मल नहीं हुआ, इसका एक सेकंड पार्ट है हमारे पास। एक मिनट में इसका आंसर वेरीफाई कर लूँ, जी यही है। ओके, तो सेकंड पार्ट में अभी हमें ये भी करना है कि इफ़ एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू पाई देन व्हाट इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स। तो हमें ये तो गिवन है, हमें ये गिवन है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस डेरिवेटिव को दूसरी साइड पर ले जाएं तो आप इसे इंटेग्रल लिख सकते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो उसके लिए हम ये कर रहे हैं इंटेग्रल ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में डी एक्स भी मौजूद है। यहाँ पर कोई लिमिट्स नहीं लगानी, क्योंकि हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए ना, तो इसलिए हम ये करने जा रहे हैं। ओके, तो जस्ट इसको इंटीग्रेट करते हैं, जैसा कि हम पहले इंटीग्रेट कर चुके हैं। तो इसका आंसर आता है x प्लस tan इनवर्स x, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अलग अलग इंटीग्रेट करने से भी यही आने वाला है, ये जो हम यहाँ पर कर चुके हैं। ओके,
और चूंकि ये एक इंडेफिनिट इंटेग्रल है तो एफ ऑफ एक्स में दूसरी साइड पर एक कांस्टेंट भी आने वाला है, उसको हम सी कह देते हैं। ओके, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। एक कंडीशन हमें और भी गिवन है, हमें ये गिवन है कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू पाई, तो हम इसमें हर एक्स को 1 पुट करने जा रहे हैं। सो पुट एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस tan इनवर्स एक्स एंड प्लस सी। सॉरी, एक्स को भी तो 1 ही पुट करना है ना, तो tan इनवर्स 1 बन जाएगा। सो एफ ऑफ 1 हमें गिवन है पाई, और राइट साइड पर 1 प्लस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई ओवर 4। ओके, और प्लस सी, तो हम यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं ताकि इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके अपना फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स फाइंड कर सकें। तो ये बन गया पाई माइनस 1 माइनस पाई ओवर 4 दैट इज इक्वल टू सी। तो यहाँ अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम है 4, ये बन जाएगा 4 पाई माइनस 4 माइनस पाई दैट इज इक्वल टू सी। 4 पाई माइनस पाई जो कि है 3 पाई, सो 3 पाई माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू सी। अब ये जो सी की वैल्यू है इसे फिर हम 1 में पुट करते हैं, तो हम फाइंड कर सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स एंड प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू है अब हमारे पास 3 पाई माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें हमें ये दो इंटेग्रल गिवन है, एक -2 से 3 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो कि 4 के इक्वल है, और दूसरा ये भी गिवन है कि इंटेग्रल फ्रॉम 5 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 7। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए पहले पार्ट में ही पूछा गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटेग्रल फ्रॉम 3 to स्क्वायर रूट ऑफ 3 to -2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, तो हम ये जानते हैं कि इंटेग्रल फ्रॉम 3 to -2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अब हमें गिवन क्या है ज़रा ये भी तो देखिए, हमें -2 से 3 तक इंटेग्रल गिवन है, और ये यहाँ पर पूछ रहे हैं 3 से -2 तक। तो अगर हम लिमिट्स को चेंज कर दें तो बाहर नेगेटिव आ जाता है, यानी ये बन जाएगा इंटेग्रल फ्रॉम -2 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बस क्या हुआ कि साथ में एक नेगेटिव आउटसाइड आ जाता है, जैसे ही लोअर को अपर और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाते हैं। और इसकी वैल्यू तो हमें मालूम है, इंटेग्रल फ्रॉम -2 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो कि 4 है, तो इस तरह हमें इसका आंसर मिल गया जो कि -4 है। ओके, ज़रा सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में हमें इंटेग्रल इवेलुएट करना है फ्रॉम -2 to 3 एफ ऑफ वाई डी वाई। ओके, अगर आप चाहें तो साथ में प्रॉपर्टी भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि इस पार्ट में हमने प्रॉपर्टी ये यूज़ किया कि इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल होता है माइनस इंटेग्रल फ्रॉम बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, अच्छा यहाँ पर आप देखिए इंटेग्रल फ्रॉम -2 to 3 एफ ऑफ वाई डी वाई फाइंड करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटेग्रल फ्रॉम -2 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, क्योंकि ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि डेफिनेट इंटेग्रल में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसे किसी भी दूसरे वेरिएबल के साथ बदला जा सकता है। यानी प्रॉपर्टी कौन सी है, एक्चुअली यहाँ हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं कि इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल होता है इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ वाई डी वाई, यानी वो जो वेरिएबल है उसे जिस मर्जी वेरिएबल के साथ बदल ले। तो हमें ये गिवन है इंटेग्रल फ्रॉम -2 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो कि 4 है, तो इस तरह हमें यहाँ से आंसर मिल गया 4। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 3 to 5 एंड एफ ऑफ वाई डी वाई। ओके, तो इसमें हम दो प्रॉपर्टीज यूज़ करने जा रहे हैं। ज़रा इसमें देखिए हमें इंटेग्रल की लिमिट्स 5 से 3 तक गिवन है, तो पहले तो हम इसकी लिमिट्स को चेंज करेंगे। हम इसे लिख सकते हैं माइनस इंटेग्रल फ्रॉम 5 to 3 और साथ में एफ ऑफ वाई डी वाई। ओके, यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी यूज़ की ये कि इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल होता है माइनस इंटेग्रल फ्रॉम बी टू ए एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स। ओके, लेकिन हमें इंटेग्रल में जो इन्वॉल्व वेरिएबल है वो x मालूम है, यहाँ पर तो y है, तो बस ऐसा करें कि हर y को x से बदल दें। हम ऐसा कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं
माइनस इंटेग्रल फ्रॉम 5 to 3 और ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है और इसकी वैल्यू हमें मालूम है 7 है, सो हमें आंसर मिल गया -7। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 देखिए। पार्ट नंबर 4 में जो इंटेग्रल सॉल्व करने के लिए कहा गया वो है इंटेग्रल फ्रॉम 2 to एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये तो बगैर सोचे समझे आप इसे लिखते हैं कि ये ज़ीरो के इक्वल है। वजह, क्योंकि अगर लिमिट सेम हो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट किसी फंक्शन में, तो ये ज़ीरो के इक्वल होता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है और पार्ट नंबर 5 में हमें जो इंटेग्रल इवेलुएट करना है वो है फ्रॉम -2 to 5 एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स। ओके, अब जो दो गिवन इंटेग्रल हैं हमें, एक -2 से 3 तक है और दूसरा 5 से 3 तक है, जबकि हमें इंटेग्रल फ्रॉम -2 to 5 फाइंड करने हैं। तो ऐसा करते हैं कि इसके इनसाइड हम 3 को इन्वॉल्व करते हैं। हम लिख सकते हैं इंटेग्रल फ्रॉम -2 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड प्लस इंटेग्रल फ्रॉम 3 to 5 एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स। यहाँ पर हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की है कि इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जो कि इक्वल होता है इंटेग्रल फ्रॉम ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड प्लस इंटेग्रल फ्रॉम सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, यानी पूरे इंटरवल ए से बी तक आप उसके अंदर कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। सी हमने ले ली 3, तो -2 to 3 एंड इंटेग्रल फ्रॉम 3 to 5। अच्छा, हमें इसमें से ये वैल्यू तो मालूम है, इंटेग्रल फ्रॉम -2 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जो कि इक्वल है 4 के, जबकि ये दूसरी वैल्यू में हमें इंटेग्रल फ्रॉम 3 to 5 नहीं बल्कि 5 to 3 मालूम है। हम इसे लिख सकते हैं इंटेग्रल फ्रॉम -2 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स एज इट इज़, और इसे माइनस करके लिख सकते हैं इंटेग्रल फ्रॉम 5 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, क्योंकि लिमिट्स बदल देने से बाहर नेगेटिव का सिंबल आ जाता है। और इंटेग्रल फ्रॉम -2 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है ये 4 के इक्वल है, माइनस इंटेग्रल फ्रॉम 5 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो 7 के इक्वल है। तो इस तरह हमें आंसर मिल गया -3। ओके, नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारे पास इसका, जिसमें हमें इवेलुएट करना है इंटेग्रल फ्रॉम 5 to -2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मैं इसे पार्ट नंबर 5 को यूज़ करते हुए लिख सकता हूँ, नेगेटिव कॉमन ले लें और -2 to 5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जो कि पहले -3 है तो आंसर +3 आने वाला है। लेकिन मैं स्टार्ट वाले जो दो इंटेग्रल हमें गिवन हैं, मैं उन्हीं को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करने वाला हूँ। तो हम पहले तो इसे लिखेंगे इंटेग्रल फ्रॉम 5 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और फिर मैं इसे लिखूँगा इंटेग्रल फ्रॉम 3 to -2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आप कोई भी उसमें नंबर इन्वॉल्व करवा सकते हैं, जैसे मैंने 5 से 3 और फिर 3 से -2 करवाया है। 3 ही इस वजह से करवाया क्योंकि हमारे पास जो पहले दो इंटेग्रल गिवन है उनमें सिर्फ यही 3 वैल्यूज़ इन्वॉल्व हैं, -2, 3 एंड 5। 5 एंड -2 पहले इन्वॉल्व है, इसलिए 3 को हमने यहाँ इन्वॉल्व करवाया। अच्छा, तो हमें जो इंटेग्रल गिवन है वो 5 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स तो गिवन है, जबकि दूसरा जो है वो -2 से 3 तक गिवन है। यहाँ पर हम 3 से -2 लिख रहे हैं, तो ज़रा इसकी लिमिट्स को चेंज करते हैं। हम इसे लिख सकते हैं इंटेग्रल फ्रॉम 5 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड माइनस इंटेग्रल फ्रॉम -2 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। इंटेग्रल फ्रॉम 3 to 5 जो है ये 7 होता है, और माइनस इंटेग्रल फ्रॉम -2 to 3 जो है ये 4 के इक्वल है। तो इस तरह हमें यहाँ से आंसर मिल गया 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो हैं ये लॉन्ग के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि इंटेग्रल इवेलुएट करें 0 से 2 तक dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस, यानी जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन सीख चुके हैं उसकी मदद से हम इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। तो ऐसा है कि इस इंटेग्रल को हम सबसे पहले तो ये लेट कर लेते हैं कि ये इंटेग्रल आई है। अच्छा, इंटेग्रल आई को हम दोबारा यूँ भी लिख सकते हैं, इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 2 dx डिवाइडेड बाय, ये जो स्क्वायर रूट के इनसाइड 16 है इसको हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, और ये बन जाएगा 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट।
तो हम ये जानते हैं कि अगर स्क्वायर रूट के इनसाइड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व हो तो उस सूरत में सपोज किया जाता है एक्स इक्वल ए साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है ना, तो इसलिए हम ये सपोज करने जा रहे हैं कि एक्स इज इक्वल टू 4 साइन थीटा। ओके, तो डी एक्स किसके इक्वल होगा? डी एक्स इक्वल होगा 4 कॉस थीटा और साथ में डी थीटा भी। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक चीज़ और भी है, यहाँ हमारे पास लिमिट्स भी इन्वॉल्व हैं। पहले जो लिमिट्स थी वो x के लिए थी, यानी 0 और 2, लेकिन अब चूंकि हम एक नया वेरिएबल थीटा इन्वॉल्व करवा चुके हैं तो इसलिए हमें लिमिट्स भी थीटा के लिए रिक्वायर्ड हैं। तो ज़रा देखिए कि अगर हमारे पास x 0 के इक्वल हो तो फिर थीटा किसके इक्वल होगा? थीटा फाइंड करने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि 4 साइन थीटा दैट विल बी इक्वल टू 0। ओके, इसका मतलब है कि साइन थीटा विल बी इक्वल टू 0, या फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं कि थीटा विल बी इक्वल टू 0, साइन इनवर्स 0 विच इज इक्वल टू 0। ओके, अब दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरी लिमिट है 2। तो अगर x जो है वो 2 के इक्वल हो तो उस सूरत में 4 साइन थीटा 2 के इक्वल होगा। हम इसमें पुट कर रहे हैं x को, यानी कि जो साइन थीटा है वो इक्वल होगा 2/4 यानी 1/2। तो हमें चाहिए थीटा, तो थीटा इक्वल होगा साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 जो है ये इक्वल होता है 30 डिग्री के, यानी हम इसे लिखेंगे π/6 रेडियन। सो अब इंटेग्रल आई को हम इस तरह से लिखेंगे कि इंटेग्रल आई इज इक्वल टू, लिमिट्स पुट करेंगे। जहाँ पहले 0 लिमिट थी अब उसकी जगह थीटा की वैल्यू भी 0 है। जहाँ पहले x इक्वल 2 था तो अब वहाँ थीटा इक्वल π/6 ले लेगा, यानी ये π/6 बन जाएगा। dx की जगह हम लिखेंगे 4 cos थीटा डी थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के इनसाइड 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये इसमें एक मेन काम था कि आप इंटेग्रल को ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस की मदद से नए वेरिएबल में कन्वर्ट करें और साथ ही साथ उसकी लिमिट्स को भी चेंज करें। सो ये इक्वल हुआ इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू π/6 और 4 cos थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के इनसाइड जो 4 स्क्वायर है इसे हम स्क्वायर रूट से बाहर ले जाएं तो ये जस्ट 4 बन जाएगा। स्क्वायर रूट के इनसाइड रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि होता है कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये जस्ट कॉस थीटा रह जाएगा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो बाकी रह गया इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू π/6 और डी थीटा। तो इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। डी थीटा का इंटेग्रल थीटा है और इसमें हम लिमिट्स पुट करने जा रहे हैं 0 से π/6 तक। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे जो कि π/6 है माइनस लोअर लिमिट जो कि 0 है, तो इस तरह से हमें आंसर मिल जाता है π/6। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है जिसमें हमें इवेलुएट करना है इंटेग्रल फ्रॉम -1 to 1 dx/4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि इस इंटेग्रल को भी लेट कर लेते हैं कि ये आई के इक्वल है। अब 4 माइनस एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व है तो हम यहाँ ये सपोज करते हैं x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। वैसे तो स्क्वायर रूट हो तब हम ऐसा सपोज करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। तो क्योंकि ये नीचे है 4 यानी 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसलिए हम इसे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। वैसे इसे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन भी किया जा सकता है। सो डी एक्स इक्वल होगा 2 साइन थीटा का कॉस थीटा और साथ में डी थीटा भी। अच्छा, अब लिमिट्स हमने चेंज करनी है। अगर हमारे पास x इक्वल हो -1 तो 2 साइन थीटा इक्वल होगा -1। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 या फिर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। अब साइन इनवर्स के अंदर ये जो नेगेटिव है ये बाहर भी लिखा जा सकता है, या फिर डायरेक्ट आप देखें कि साइन इनवर्स की वैल्यू -1/2 कहाँ पर होती है? पॉजिटिव 1/2 होती है 30 डिग्री पर, तो ये होगी -30 डिग्री पर, यानी ये बन गया -π/6। ओके, अब अपर लिमिट की तरफ चलते हैं। अगर हमारे पास x की वैल्यू 1 हो तो उस सूरत में 2 साइन थीटा इक्वल होगा 1, यानी कि साइन थीटा इक्वल होगा 1/2 और हमें चाहिए थीटा, तो थीटा इक्वल होगा साइन इनवर्स 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 इक्वल होता है π/6 के।
आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो इंटेग्रल आई अब किसके इक्वल होगा? इंटेग्रल आई को हम लिख सकेंगे कि इंटेग्रल फ्रॉम -1 to 1 यानी -π/6 to π/6, और डी एक्स जो है उसकी जगह हम लिखेंगे 2 cos थीटा साथ में डी थीटा, एंड होल डिवाइडेड बाय 4 - x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4 - x का स्क्वायर, ये x है, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 4 sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा। सो ये इक्वल हुआ इंटेग्रल फ्रॉम -π/6 to π/6 2 cos थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय 4 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, और साथ में डी थीटा भी है। 2 2s are 4, cos थीटा से एक cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। हम इसे लिख सकेंगे 1/2 इंटेग्रल फ्रॉम -π/6 to π/6, और नीचे cos थीटा है 1/cos थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं सीकेंट थीटा और साथ में डी थीटा। तो इंटेग्रल ऑफ सीकेंट थीटा का हमारे पास फार्मूला है जो कि होता है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, तो ये बन जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। और इसकी लिमिट्स भी हैं, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हैं? -π/6 से +π/6 तक है। ओके, तो इसमें अब हम पहले अपर लिमिट पुट करने वाले हैं, 1/2 एज इट इज़ रहेगा। अपर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट है π/6, ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट π/6 प्लस टेंजेंट π/6। ओके, माइनस करेंगे और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। लोअर लिमिट हमारे पास है -π/6, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट -π/6 और प्लस टेंजेंट -π/6। ओके, सो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। हम इसे लिख सकते हैं 1/2 और इनसाइड नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट π/6 यानी सीकेंट 30 डिग्री। सीकेंट 30 जो है ये इक्वल होता है cos 30 का रेसिप्रोकल, सो 1/cos 30। cos 30 होता है √3/2, तो ये बन जाएगा 2/√3, सो 2 डिवाइडेड बाय √3। और tan 30 जो है ये tan 30 इक्वल होता है sin 30/cos 30। अब 30 डिग्री लिख लें या π/6 लिख लें, एक ही बात है। sin 30 होता है 1/2 और cos 30 होता है 1/√3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये रह जाएगा 1/√3। ओके, माइनस, और ये है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट इंटू माइनस थीटा इक्वल होता है सीकेंट थीटा, यानी हम इसे लिख सकते हैं सीकेंट π/6। tan इंटू माइनस थीटा इक्वल होता है -tan थीटा, तो ये बन जाएगा -tan π/6। ओके, तो इनकी वैल्यूज भी यहाँ पर अब हम पुट करेंगे, ये बन जाएगा 1/2 एंड नेचुरल लॉग ऑफ 2/√3 प्लस 1/√3, ये एज इट इज़ होगा, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट π/6 जो कि 2/√3, और ये बन जाएगा -1/√3। ओके, सो ये हुआ 1/2, और यहाँ हम नेचुरल लॉग के इनसाइड एलसीएम लेते हैं। एलसीएम होगा √3, ये बन जाएगा 2 + 1 और नीचे √3 है, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो √3 होगा और ये बन जाएगा 2 - 1। मैंने मॉड नहीं लगाया क्योंकि अंडरस्टूड है कि अंदर एक पॉजिटिव वैल्यू है। ये बन गया 1/2 और ये है नेचुरल लॉग ऑफ 3/√3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1/√3। तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ये बन जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ ln a माइनस ln b इक्वल होता है ln a/b, तो ये बन गया 3/√3 होल डिवाइडेड बाय 1/√3। ओके, एलसीएम से एलसीएम सेम होने की वजह से कैंसिल हो गया, ये बन गया 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 3, या फिर हम इसे लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 3 पावर 1/2, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ √3। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 देखिए, इसमें हमें सॉल्व करना है इंटेग्रल फ्रॉम 3 to 2 टाइम्स √3 और x³ dx डिवाइडेड बाय √x² + 4। तो हम इस इंटेग्रल को जैसा कि हम पहले करते रहे हैं लेट कर लेते हैं कि ये इंटेग्रल आई है। तो ये जो नीचे x² + 4 है, इसका मतलब है x² + 2² है,
तो यहाँ पर हम क्या सपोज करें, हम सपोज करेंगे कि x इज इक्वल टू 2 tan थीटा, जो कि हम जानते हैं अगर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इन्वॉल्व हो तो उस सूरत में x इक्वल a tan थीटा सपोज किया जाता है। तो यहाँ dx इक्वल होगा 2 tan थीटा का जो डेरिवेटिव है वो होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, और साथ में यहाँ d थीटा भी होगा। अच्छा, अब लिमिट्स के बारे में डिसाइड कर लेते हैं। अगर हमारे पास लोअर लिमिट जो है वो x इक्वल 3 हो तो थीटा किसके इक्वल बनने वाला है, तो हमें मिलने वाला है 2 tan थीटा इज इक्वल टू 3। हम इसमें x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसका मतलब tan थीटा इक्वल होगा 3/2, या फिर आप इसे ऐसे लिख लें कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/2। ओके, इसको एज इट इज़ ही रहने देते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें मतलब कैलकुलेटर यूज़ करते हुए वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कोई एग्जैक्ट एंगल नहीं मिलने वाला, इसलिए मैंने इसको जस्ट ऐसे ही रहने दिया। अच्छा, इसी तरह दूसरी तरफ आ जाए, अगर x इक्वल हो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो 2 tan थीटा इक्वल होगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और tan थीटा इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिल सकती है, थीटा इक्वल होगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, और tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल होता है आई थिंक 60 डिग्री पे, यानी π/3 पर। सो इंटेग्रल आई की तरफ वापस आए, इंटेग्रल आई इक्वल होगा इंटेग्रल 3, जहाँ x इक्वल 3 है वहाँ थीटा की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है tan इनवर्स 3/2 से अपर लिमिट 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो कि है π/3, और x क्यूब यानी 8 tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के इनसाइड x स्क्वायर यानी 4 tan स्क्वायर थीटा और प्लस 4, और साथ में dx मौजूद है जो कि है 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा और साथ में है d थीटा। सो ये बन गया इंटेग्रल फ्रॉम tan इनवर्स 3/2 से π/3 तक, और यहाँ रह गया 8 tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो ये जस्ट बन जाएगा सीकेंट थीटा और साथ में है 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा और d थीटा। 2 से 2 कैंसिल, सीकेंट थीटा से एक सीकेंट थीटा भी कैंसिल हो गया। सो 8 जो है उसको भी इंटेग्रल से बाहर ले जाएं तो हम इसे लिख सकते हैं इंटेग्रल tan इनवर्स 3/2 से π/3 तक, और यहाँ रह जाएगा tan क्यूब थीटा और साथ में है सीकेंट थीटा और d थीटा। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो tan क्यूब थीटा है इसको भी लिख लेते हैं tan थीटा एंड tan स्क्वायर थीटा। ओके, और ये जो tan स्क्वायर थीटा है इसको भी तो थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है, यानी इस tan स्क्वायर थीटा को भी मैं इकट्ठा ही लिखने लगा हूँ सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। ओके, tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सीकेंट स्क्वायर, सो tan स्क्वायर ओनली होगा सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो ये बन गया 8 इंटेग्रल फ्रॉम tan इनवर्स 3/2 से π/3 तक, और सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 इसको अलग अलग अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें तो सीकेंट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई विद सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा, ओके, या टेंजेंट थीटा सीकेंट थीटा, और माइनस टेंजेंट थीटा सीकेंट थीटा और साथ में है d थीटा भी। सो अब हम इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। सीकेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट थीटा का साथ में डेरिवेटिव मौजूद है जो कि है टेंजेंट थीटा सीकेंट थीटा, तो ये बन जाएगा 8, और यहाँ पर सीकेंट की एक पावर बढ़ जाएगी यानी सीकेंट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 3, और माइनस टेंजेंट थीटा सीकेंट थीटा का जो इंटेग्रल है वो होता है सीकेंट थीटा। सो ये जस्ट सीकेंट थीटा और इसकी लिमिट्स होंगी tan इनवर्स 3/2 से π/3 तक। ओके, अब हमारा काम सिर्फ ये रह गया कि हम इसमें हर थीटा की जगह ये अपर और लोअर लिमिट्स को पुट करें। तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, ये बन जाएगा 8 इंटू सीकेंट क्यूब π/3 डिवाइडेड बाय 3 एंड माइनस सीकेंट π/3। ओके, अब ये तो थी अपर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करें तो लोअर लिमिट है tan इनवर्स समथिंग, तो ये बन जाएगा 1/3
सीकेंट क्यूब tan इनवर्स 3/2, ओके, और माइनस सीकेंट tan इनवर्स 3/2, ओके, और यहाँ पर ये ब्रैकेट भी क्लोज होगी, ओके। तो इनकी वैल्यूज जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 8 इंटू सीकेंट क्यूब π/3। तो सीकेंट π/3 जो है ये cos π/3 का रेसिप्रोकल, और cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2। सीकेंट π/3 की वैल्यू होगी 2, तो ये बन जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाई 3 -2, ओके। अब माइनस में 1/3 तो एज इट इज़ रहेगा। अब ज़रा इस वैल्यू पे गौर करें कि ये हम कैसे फाइंड करने वाले हैं। जैसा कि हमने पहले लेट किया था कि थीटा इक्वल है tan इनवर्स 3/2, यानी हमने वैल्यू फाइंड करनी है सीकेंट tan इनवर्स 3/2 की। तो अगर हम इसको लेट कर लें कि ये थीटा है, यानी थीटा इक्वल है tan इनवर्स 3/2, तो इसका मतलब tan थीटा इक्वल होगा 3/2। ज़रा यहाँ राइट ट्राइंगल बनाते हैं। इस राइट ट्राइंगल में अगर ये एंगल थीटा हो तो ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 2, क्योंकि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अच्छा, बाकी रह गया हाइपोटेनस, तो ये होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर 9 प्लस बेस स्क्वायर 4, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो सीकेंट थीटा यहाँ पर इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 2, यानी सीकेंट ऑफ थीटा की वैल्यू पुट करें तो tan इनवर्स 3/2 ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 2। ये आपने एक साइड पे कर लेना जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व किया। तो सीकेंट tan इनवर्स 3/2 की वैल्यू हमें मिल गई स्क्वायर रूट 13/2, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13/2, और यहाँ पर पावर 3 भी मौजूद है, माइनस सीकेंट tan इनवर्स 3/2 जो कि जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 13/2 है, ओके। इसे सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा 8, 2/3 8, 8/3 -2, और ये बन जाएगा 1/3। स्क्वायर रूट ऑफ 13 पावर 3 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 13 स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 2/3 जो कि 8 है, और माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 2, ओके। सो ये हुआ 8 इंटू 8/3 -2 माइनस 13 स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 8 3 आर 24, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये बन जाएगा 8 और एलसीएम होगा 24। 3 8 ज़ार 24, तो 8 8 ज़ार 64, माइनस 2 है तो 2 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 48, माइनस 13 स्क्वायर रूट ऑफ 13 एज इट इज़ होगा, और प्लस 2 12 ज़ार 24, तो ये बन जाएगा 12 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 13, 8 3 ज़ार 24, ये बन गया 64 माइनस 48 जो कि है 16, और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब जो बुक में आंसर दिया गया वो इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो वो ठीक नहीं है। या तो इसकी लोअर लिमिट में थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए, अगर लोअर लिमिट स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो तो फिर शायद वही आंसर आ जाए जो बुक में दिया गया, लेकिन चूँकि लोअर लिमिट हमारे पास 3 है तो इसलिए इसको सॉल्व करने से हमारे पास यही आंसर आता है, और ये करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास, इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के इनसाइड फिर से 3 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। तो इसको भी हम लेट करते हैं कि ये इंटेग्रल आई है, और इसको सॉल्व करने के लिए हमें फिर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बाय इंटीग्रेशन करना होगी। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि x इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 3 साइन थीटा। ऐसा क्यों किया है ज़रा इसको देखिए। इसको हम लिख सकते थे इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर रूट के इनसाइड 3 है तो इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मौजूद है, तो उस सूरत में सपोज किया जाता है एक्स इक्वल ए साइन थीटा, तो ए स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। डी एक्स इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, और साथ में डी थीटा भी। अच्छा, लिमिट्स को भी डिसाइड कर लेते हैं। अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 हो तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 साइन थीटा जो है वो 0 के इक्वल होगा, यानी साइन थीटा भी 0 के इक्वल होगा, और अगर साइन थीटा 0 हो तो इसका मतलब थीटा 0 है, ओके। इसी तरह दूसरी लिमिट के बारे में बात करते हैं। अगर x इक्वल हो स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 साइन थीटा इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसमें पुट किया
स्क्वायर-रूट 3 से स्क्वायर-रूट 3 कैंसिल और साइन थीटा इक्वल होगा 1, तो हमें थीटा मिलेगा π/2, क्योंकि साइन इनवर्स 1 जो है ये π/2 के इक्वल होता है। सो अब हम इंटेग्रल को लिख सकते हैं कि इंटेग्रल इज इक्वल टू लोअर लिमिट जहाँ पहले 0 थी तो अब भी 0 है, जहाँ पहले स्क्वायर-रूट-3 थी तो अब उसकी जगह π/2 हो गया। ओके, एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे स्क्वायर-रूट-3 साइन थीटा का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट के इनसाइड 3 माइनस एक्स स्क्वायर, इस एक्स का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 3 एंड साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में बाहर डी एक्स मौजूद है जो कि है स्क्वायर-रूट-3 कॉस थीटा एंड डी थीटा। तो अब हमें ये इंटेग्रल इवेलुएट करना है। ये बन जाएगा इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 स्क्वायर-रूट-3 का स्क्वायर जो कि 3 है, साइन का स्क्वायर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट के इनसाइड 3 जाएगा, आउटसाइड जाएगा तो ये स्क्वायर-रूट-3 बन जाएगा, और स्क्वायर रूट के इनसाइड होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि होता है कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये जस्ट कॉस थीटा बन जाएगा। ये स्क्वायर-रूट-3 कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, और साथ में डी थीटा भी मौजूद है। ओके, सो ये बन गया इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू π/2, ये 3, ये स्क्वायर-रूट-3 और ये स्क्वायर-रूट-3 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये 9 बन जाएगा, और इसे हम बाहर ले जाते हैं। यहाँ पर रह गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जिसे हम लिख देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा एंड होल स्क्वायर, और साथ में डी थीटा। अब इस तरह का एक क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। हम जानते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा जो है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होता है साइन 2 थीटा, तो हमें जस्ट साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए, तो 2 जो है वो दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा। हम इसे लिख सकते हैं 9 इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, और साथ में है डी थीटा भी। तो ये बन जाएगा 9, और नीचे वाला ये जो 2 है 2 का स्क्वायर 4, तो इसको भी आउटसाइड लिख लें। इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू π/2, और ये बन गया साइन स्क्वायर 2 थीटा, और साथ में डी थीटा भी। अच्छा, फिर हमारे पास एक फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो चूँकि हमारे पास साइन स्क्वायर 2 थीटा है तो एंगल दोनों साइडों पर डबल हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं 9/4 इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू π/2, और ये बन गया 1 माइनस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और साथ में है डी थीटा भी। ये जो 2 नीचे डिवाइड हो रहा है इसे भी बाहर ले जाएं तो 9/8, और इंटेग्रल है 0 से π/2 तक, ये बन गया 1 माइनस कॉस 4 थीटा एंड डी थीटा। ओके, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। 1 का इंटेग्रल तो 1 ही होगा, यानी थीटा होगा 9/8, 1 का इंटेग्रल थीटा, और माइनस कॉस का इंटेग्रल होगा कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 4। ओके, क्योंकि एंगल है ना 4 थीटा, तो 4 थीटा का डेरिवेटिव साथ में होना चाहिए जो कि 4 है। कॉस का इंटेग्रल साइन होता है, तो इस वजह से नीचे 4 आ गया, और लिमिट्स हैं 0 से π/2 तक। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 9/8 इंटू अपर लिमिट है π/2, तो ये बन जाएगा π/2 माइनस कॉस 4 टाइम π/2 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पर अपर लिमिट अभी तक हमने पुट की है, माइनस करेंगे और अब लोअर लिमिट पुट करेंगे। लोअर लिमिट 0 है तो ये बन जाएगा 0 माइनस कॉस 0 डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। ये बन जाएगा 9/8 इंटू π/2 माइनस ये 2 2s are 4 cos 2 पाई की वैल्यू होती है 1, सो 1/4 माइनस 0 माइनस, तो ये बन जाएगा माइनस cos 0 होता है 1, सो 1/4। सो ये इक्वल हुआ 9/8 इंटू π/2 माइनस 1/4 और प्लस 1/4। माइनस 1/4 और प्लस 1/4 कैंसिल हो जाएंगे, और ये बन जाएगा 9 पाई डिवाइडेड बाय 2 8s are 16। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि कंप्यूट द डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब हमने इंटीग्रेट तो करना है, लेकिन बाय रूल जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग हमने करना है।
ऐसा करते हैं कि ये जो इंटेग्रल दिया गया इसको हम इंटेग्रल आई सपोज कर लेते हैं, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का तरीका आप जानते हैं कि हम एक u सपोज करते हैं और बाकी सारा dv होता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक अलजेब्राइक है और एक एक्सपोनेंशियल है। तो अकॉर्डिंग टू आई लेट पहले अलजेब्राइक आता है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये लेट करने वाले हैं कि u इक्वल है x और dv इक्वल है e पावर 4x और साथ में dx भी। तो du इक्वल होगा dx और v इक्वल होगा e पावर 4x का इंटेग्रल, वो होता है e पावर 4x डिवाइडेड बाय 4। सो इंटेग्रल ऑफ x e रेज टू द पावर 4x dx यानी इंटेग्रल ऑफ u dv इक्वल है uv। फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इंटेग्रल ऑफ u dv इज इक्वल टू uv माइनस इंटेग्रल ऑफ v du। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला है। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप पहले इस एक्सरसाइज को अच्छे से देख लीजिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इसकी मदद से सॉल्व किए गए। सो ये इक्वल होगा u जो कि x है और v जो कि है e रेज टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय 4, फिर माइनस इंटेग्रल फ्रॉम v इंटेग्रल ऑफ v du, v है e रेज टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय 4 एंड du जो है वो dx के इक्वल है। लेकिन यहाँ पर तो लिमिट्स भी मौजूद हैं, लिमिट 5 to 9। तो ऐसा करें यहाँ पर भी लिमिट्स पुट कर दें 5 to 9, इस साइड पर भी 5 to 9, लेकिन ये वैल्यू जो है ये इंटेग्रल से बाहर है, तो यहाँ लिमिट्स हम इस तरह से लिखेंगे 5 to 9। ओके, सो इंटेग्रल आई इक्वल है, इसमें तो हम लिमिट्स पुट कर सकते हैं। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे जो कि है 9, सो ये बन जाएगा 9/4 e रेज टू द पावर 4 into 9, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 5/4 एंड e रेज टू द पावर 4 into 5। ये तो यहाँ पर हल हुआ, माइनस अब इस इंटेग्रल की तरफ आए तो 1/4 आउटसाइड चला जाएगा और e पावर 4x का इंटेग्रल जो कि होता है e पावर 4x डिवाइडेड बाय 4, और इसकी भी लिमिट्स हैं 5 से 9 तक। सो ये बन गया 9/4 e रेज टू द पावर 4 9s are 36 माइनस 5/4 e रेज टू द पावर 5 4s are 20। ओके, और माइनस इसको क्यों ना हम 1/8 लिख लें, 1/16, ये 4 भी बाहर चला जाएगा तो 4 4s are 16 और यहाँ रह जाएगा e रेज टू द पावर 4 into 9 36 माइनस e रेज टू द पावर 4 into 5 जो कि 20 है। ओके, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमें आंसर मिलने वाला है। तो इसको यूँ लिख लेते हैं 9/4 e रेज टू द पावर 36 माइनस 5/4 e रेज टू द पावर 20 माइनस 1/16 e पावर 36 एंड प्लस 1/16 e पावर 20। तो यहाँ इनका एलसीएम लेंगे और एलसीएम होगा 16। 4 4s are 16, तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9s are 36 e रेज टू द पावर 36 माइनस 4 4s are 16, सो 4 5s are 20 e रेज टू द पावर 20। ये बन जाएगा माइनस e पावर 36 और प्लस e पावर 20 एज इट इज़। तो हम इसे लिख सकते हैं 36 माइनस 1 सो 35 e पावर 36 माइनस 20 और प्लस 1 सो माइनस 19 e पावर 20 होल डिवाइडेड बाय 16। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जी। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें इंटीग्रेट करना है इंटेग्रल फ्रॉम 1 to 4 x स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ x एंड dx। तो इसको भी हम आई लेट करके चलते हैं। अच्छा, इसमें फिर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है, तो ये दो फंक्शन हैं, एक अलजेब्राइक है और एक लॉगरिथमिक है। हमारे पास रूल होता है आई लेट, तो इन्वर्स इसमें नहीं है, लॉगरिथमिक मौजूद है, तो इसी लॉगरिथमिक को हम u सपोज करेंगे, यानी u इक्वल होगा नेचुरल लॉग ऑफ x और बाकी जो कुछ है वो dv है, यानी dv इक्वल है x स्क्वायर dx। तो du इक्वल होगा नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव 1/x साथ में dx और v इक्वल होगा x³ डिवाइडेड बाय 3। सो इंटेग्रल फ्रॉम 1 to 4, बल्कि अभी हम लिमिट नहीं लिखते, इंटेग्रल ऑफ u dv, सो x स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ x dx इक्वल होगा uv नेचुरल लॉग ऑफ x मल्टीप्लाई x³ डिवाइडेड बाय 3, ये uv है, माइनस इंटेग्रल ऑफ v एंड du, v है x³ डिवाइडेड बाय 3 और du है 1/x और साथ में dx। अच्छा, अब लिमिट्स हम पुट करते हैं, लिमिट्स थी 1 से 4 तक,
तो ये इंटेग्रल के बगैर है, इसकी लिमिट्स हम यूँ लिखेंगे 1 से 4 तक, और इसकी लिमिट्स यूँ लिख देते हैं 1 से 4। सो इंटेग्रल आई इक्वल हुआ, इसमें हम लिमिट्स पुट करना भी शुरू कर देते हैं, या अभी नहीं करते, ऐसे लिख लेते हैं x³ डिवाइडेड बाई 3 नेचुरल लॉग ऑफ x, और इसकी लिमिट्स हैं 1 से 4 तक, माइनस ये 3 आउटसाइड चला जाएगा 1/3 x, इसकी एक पावर को कम कर देगा, यानी अब इंटेग्रल ऑफ x स्क्वायर है जो कि बन जाएगा x³ डिवाइडेड बाई 3, और इसकी लिमिट्स होंगी 1 से 4 तक। सो अब हम इसमें लिमिट्स पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाई 3 नेचुरल लॉग ऑफ 4, माइनस अब 1 पुट करेंगे तो 1/3 डिवाइडेड बाई 3 नेचुरल लॉग ऑफ 1। नेक्स्ट माइनस 1/3 एज इट इज़, 4 पुट करेंगे तो 4/3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई 3। सिंप्लीफाई करते हैं, 4/3, 4 4 ज़ार 16, 4 ज़ार 64, सो 64 डिवाइडेड बाई 3 नेचुरल लॉग ऑफ 4, एंड माइनस 1/3/3, लेकिन ये जो नेचुरल लॉग ऑफ 1 है ये 0 होता है तो ये सारे को 0 बना देगा, माइनस 1/3 इंटू 4/3 64 डिवाइडेड बाई 3 एंड माइनस 1/3। ओके, हम इसे लिख सकते हैं 64 डिवाइडेड बाई 3, नेचुरल लॉग ऑफ 4 को लिखा जा सकता है नेचुरल लॉग ऑफ 2 स्क्वायर, ओके, माइनस 1/3, और यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, 64 माइनस 1 जो कि है 63, 3 2 ज़ार 6 एंड 3 1 ज़ार 3, तो ये बन गया 64 डिवाइडेड बाई 3, और ये जो नेचुरल लॉग ऑफ 2 स्क्वायर है तो इसमें से 2 पहले आ जाएगा, 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 बन जाएगा, और माइनस 21 डिवाइडेड बाई 3, 3 7 ज़ार 21, ये बन गया 128 नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड माइनस 7, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, जिसमें इंटेग्रल इवेलुएट करना है π/6 से π/2 तक, और इंटीग्रेंट है x sin 2x dx। हम इसको भी लेट कर लेते हैं कि ये इंटेग्रल i है। अब यहाँ डिसाइड करें कि व्हाट इज़ u एंड व्हाट इज़ dv, एक अलजेब्राइक है एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो u हम सपोज करेंगे अलजेब्राइक फंक्शन को, और dv सपोज करेंगे sin 2x dx को, तो du यहाँ से इक्वल होगा dx के, और v जब हम साइन को इंटीग्रेट करते हैं तो नेगेटिव कॉस बनता है, तो ये बन जाएगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। सो इंटेग्रल ऑफ x साइन 2x dx इक्वल होगा uv यानी x, और v जो कि है माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, तो मैंने इकट्ठा मल्टीप्लाई भी करवा दिया, माइनस इंटेग्रल ऑफ v, तो ये v चूँकि नेगेटिव है तो ये बाहर चला जाएगा, cos 2x डिवाइडेड बाई 2 एंड du जो कि dx है। अच्छा, अब लिमिट्स की बात करते हैं। लिमिट्स हैं π/6 से π/3 तक, इनको यहाँ पर एज इट इज़ पुट करते हैं, सॉरी π/2 तक, यहाँ पर भी लिमिट्स पुट करेंगे π/6 से π/2 तक, और यहाँ पर भी लिमिट्स होंगी π/6 से π/2 तक। फर्दर सॉल्व करते हैं, ये तो बन गया इंटेग्रल आई, और ये इक्वल है -1/2 को आउटसाइड लिख लें क्योंकि कॉन्स्टेंट्स हैं, और यहाँ रह जाएगा x cos 2x, और इसकी लिमिट्स हैं π/6 से π/2 तक, प्लस 1/2 आउटसाइड, इंटेग्रल ऑफ cos 2x, इंटेग्रल ऑफ cos 2x होता है sin 2x/2, तो ये बन गया sin 2x डिवाइडेड बाई 2, और इसकी लिमिट्स हैं π/6 से π/2 तक। वैल्यूज़ पुट करते हैं, ये बन जाएगा -1/2 इंटू, पहले अपर लिमिट पुट करें π/2, तो ये बन जाएगा π/2 cos ऑफ 2 इंटू π/2, माइनस लोअर लिमिट पुट करें π/6 एंड cos 2 इंटू π/6, प्लस 1/2 एज इट इज़, बल्कि ऐसा करें इस 2 को भी आउटसाइड ले जाएं, तो ये बन जाएगा 1/4, और इनसाइड सिर्फ sin 2x है तो इसमें sin 2x जो कि π/2 है, और माइनस sin 2 और x जो कि π/6 है। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन गया -1/2 इंटू ये 2 से 2 कैंसिल, cos पाई रह गया π/2, और cos पाई की वैल्यू होती है -1, माइनस π/6, 2 3 ज़ार 6, तो cos π/3 यानी cos 60, cos 60 होता है 1/2, sin 60 होता है √3/2, और cos 60 होता है 1/2। ओके,
+1/4 अगर आपको कंफर्म ना हो तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल, सो साइन पाई जो कि 0 होता है, और -2 3 ज़ार 6 साइन पाई/3 साइन 60 जो कि √3 डिवाइडेड बाई 2 है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं और हमें आंसर मिलने वाला है। ये बन गया -1/2 इंटू -π/2 -π/12 +1/4 इंटू -√3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये बन गया π/4 प्लस π/24 और -√3 डिवाइडेड बाई 4 2 ज़ार 8। तो यहाँ इनका एलसीएम होगा 24, 4 6 ज़ार 24, तो ये बन जाएगा 6π प्लस पाई -8 3 ज़ार 24, तो ये बन गया 3 टाइम्स √3। सो दिस इज इक्वल टू 5π -3 √3 डिवाइडेड बाई 24। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। सॉरी, ये 6π प्लस पाई जो है ये 7π की इक्वल है। तो अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, एक्सरसाइज नंबर 6.6 के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। इसमें हमें इंटीग्रेट करना है इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स x dx को। तो इस इंटेग्रल को जैसे कि पहले हम करते रहे, इंटेग्रल आई सपोज कर ले। अब इसमें जो फंक्शन इन्वॉल्व है वो इन्वर्स फंक्शन है tan इनवर्स x, तो इसी को हम u सपोज कर लेंगे। u इज इक्वल टू tan इनवर्स x और dv इक्वल होगा dx। तो du हमें मिलने वाला है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर साथ में dx, और v इक्वल होगा जस्ट x। सो इंटेग्रल ऑफ u dv इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हैं। तो इंटेग्रल ऑफ u जो कि है tan इनवर्स x dv जो कि है dx इज इक्वल टू uv यानी tan इनवर्स x मल्टीप्लाई विद x, तो x पहले लिख लेते हैं, माइनस इंटेग्रल ऑफ v एंड du, v है x, du है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में है dx भी। लिमिट्स डिसाइड करें, लिमिट्स हैं 0 से 1 तक, यहाँ पर भी लिमिट्स होंगी 0 से 1 तक और यहाँ पर भी 0 से 1 तक। ओके, अच्छा यहाँ इस इंटेग्रल को दोबारा देखिए, ये तो हो गया इंटेग्रल आई इक्वल है x tan इनवर्स x और इसकी लिमिट्स हैं 0 से 1 तक, माइनस इसको इंटीग्रेट करने के लिए देखें नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होता है 2x, तो आउटसाइड 2 से डिवाइड कर दिया और इनसाइड 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये बन गया 1/2 और ये बन गया नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी लिमिट्स हैं 0 से 1 तक। ओके, सो लिमिट्स पुट करते हैं, ये बन जाएगा 1 tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस 0 tan इनवर्स ऑफ 0 माइनस 1/2, और पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 1 स्क्वायर यानी 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1, एक्स को 0 पुट करने से तो 1 प्लस 0 स्क्वायर जो कि 1 है। सो ये इक्वल हुआ 1 tan इनवर्स 1 जो कि है π/4 माइनस 0 माइनस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो कि 0 के इक्वल है। सो ये इक्वल हुआ π/4 माइनस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2। आप चाहें तो इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम होगा 4, ये बन जाएगा पाई -2 टाइम नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो यही हमारे पास इसका आंसर है।